अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से? अच्छा, जो बच्चे नोट्स या कोई भी बुक खोल के बैठे हैं प्लीज बंद कर दीजिएगा, हमें नहीं जरूरत है इसकी, राइट? ऑनलाइन बस जरा कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज और स्क्रीन दोनों चीजें क्लियर हैं आपको? ऑनलाइन वालों से पूछा मैं। चलें, गुड है। अच्छा, एक जरा जल्दी से आप लोगों से क्विक फीडबैक कि आज तक क्या पेपर दे चुके हो और अभी क्या क्या प्लान है। जरा जल्दी जल्दी नाम और पेपर्स बताने कि जो दे रहे हो अभी, राइट? यहां से स्टार्ट करते हैं जी, प्लीज। नहीं, आपसे बिस्मिल्लाह करते हैं, सीधे आपसे शुरुआत की जाती है बाय द वे। जी, व्हाट अबाउट यू? गुड इनफ। देखा? गुड इनफ। लास्ट से शुरू करते हैं, ब्लैक शर्ट भाईजान, व्हाट अबाउट यू? जल्दी से नाम और पेपर्स जल्दी से। हमजा, क्या पेपर दे चुके, क्या देने का प्लान है? सही है, व्हाट अबाउट यू? 4 और 9 दे चुके हैं अभी रिसेंटली, और अभी एक पेपर दे रहे हैं या 2 दे रहे हैं? अब्दुल्ला, ठीक है जी, आप बता दें। ठीक है जी, येलो शर्ट लास्ट है, गुड इनफ। लास्ट वन प्लीज। F7 अभी दे रहे हैं? ठीक है, गुड इनफ। व्हाट अबाउट यू? ठीक है। देखिए, ये पूछने का मकसद क्या है, रैंडमली मैंने पूछा सबसे, एक आइडिया हो गया कि आप क्या पेपर प्लान करें, कितने नंबर ऑफ पेपर्स आप इस सेशन में अटेम्प्ट करें, राइट? ठीक है जी, मेजॉरिटी बच्चे F7 दे चुके हैं। मैं जरा यहाँ भी देख लूं, सुहेल आपका मैंने मैसेज देख लिया, अस्मा आपका भी मैंने देख लिया, ठीक है जी। कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पीछे FD से आए हैं या डायरेक्ट AC से? FD वाले जरा हाथ खड़े करें प्लीज। बाकी सारे AC से डायरेक्टली स्टार्ट किया था या FD रूट से? हाँ, तो जरा रेज योर हैंड्स प्लीज। सारे ऐसे बन गए जैसे 11 के बाद डायरेक्टली ACCA में आए, राइट? चले, अच्छा जी, अब ठीक है जी। अब जरा देखिए, कुछ बातें सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीइंग फर्स्ट क्लास हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, राइट? टैक्सेशन का जो पेपर है ना, सबसे पहले इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये एक फाइनेंस एक्ट के मुताबिक होता है। और इस स्लाइड पे आपको जो नजर आ रहा है ना, फाइनेंस एक्ट कौन सा है और ये किस किस सेशन के लिए एप्लीकेबल है? जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23 और मार्च 24 तक। जो भी स्टूडेंट इन 4 में से किसी भी एग्जाम सेशन में टैक्सेशन का पेपर देंगे, वो अपना सारे का सारा टैक्स का पेपर एक फाइनेंस एक्ट के मुताबिक पढ़ रहा होगा। और हमारे लिए रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट कौन सा है? फाइनेंस एक्ट 2022। सर, हम चल 2023 में रहे, फाइनेंस एक्ट हम पिछले साल वाला पढ़ रहे हैं। देखो, याद रखना, बेशक वो यूके क्वालिफिकेशन हो या पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन हो या यूएसए की क्वालिफिकेशन हो, जब बात आती है टैक्स की, तो टैक्स हमेशा उस ईयर का पढ़ा जाता है जो एक्चुअली गुजर चुका होता है, बिकॉज उसमें सारी चेंजेस हो चुकी होती हैं, वो तमाम सेटल हो चुका होता है। नॉलेज के लिए हमेशा पिछले गुजरे हुए फिस्कल ईयर या फाइनेंस एक्ट के बारे में पढ़ा जाता है। अभी जो करंटली चल रहा होता है, जो चल रहा होगा करंटली यूके में, वो कौन सा होगा? 23 होगा। लेकिन हमारे पढ़ने लायक पर्पसेस के लिए हमारे जो रेलिवेंट फाइनेंस एक्ट है, दैट इज फाइनेंस एक्ट 2022। अब अक्सर बच्चों ने ये सोच लिया होगा कि यार, जून के लिए पढ़ रहे हैं, ऑप्शन अवेलेबल है, इस फाइनेंस एक्ट के मुताबिक पेपर हम कब देंगे? सितंबर में। या कब देंगे? दिसंबर में। ये अगर कोई सोच रहा है दिमाग के किसी कोने खुदरे में भी ये बात है, गलत कर। अगर आप इसको जून के लिए पढ़ रहे हैं तो जून में पेपर देके फारिग करके आगे बढ़ना है, राइट? हाँ,
अगर आप चाह रहे हो कि आप इसको एज अ ऑपरेशन लेकर चलो, देखो दो चीजें होती है, दो टर्म यूज कर रहा हूं। एक होती है चीज प्रोजेक्ट और एक चीज होती है ऑपरेशंस। आप कोई भी जिंदगी में काम करो, पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहा हूं, कोई भी पेपर पढ़ो, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। क्या किसी पेपर को हमें प्रोजेक्ट की तरह लेकर चलना चाहिए या ऑपरेशंस की तरह? जी, व्हाट अबाउट यू? प्रोजेक्ट की तरह लेकर चलना, आपका क्या बोलना है? या ब्लैक शर्ट, यस। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक काम जिसकी एक स्टार्टिंग डेट है और जिसकी एक एंड डेट है और उसका कोई पर्पस है। तो हमारे इस पेपर का एक पर्पस है, इसकी स्टार्ट डेट आज है, आज की डेट क्या है? 14 मार्च, राइट। इसकी एक एंड डेट भी है, शुरू में सुन लो, एंड डेट क्या है जानना पसंद करोगे? क्या ख्वाहिश है कि मार्च के सेकंड वीक से, सॉरी जून के सेकंड वीक से एग्जाम है, कोर्स कब खत्म होना चाहिए? अभी खत्म कर देते हैं। बोलो क्या ख्वाहिश है, कोर्स कब खत्म होना चाहिए? 15 मई तक हो जाना चाहिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। जरा जोर से बोल। अच्छा, देखो हमने बात करें कि किसी भी पेपर को एक प्रोजेक्ट की तरह लेकर चलना चाहिए। सिर्फ मैं टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा, जिंदगी में कोई भी पढ़ाई करो, एक प्रोजेक्ट की तरह डील करो। एक स्टार्ट डेट है, एक एंड डेट है। स्टार्ट और एंड डेट के बारे में हमें पता चल गया, मिड में इंशाल्लाह हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। आउटकम क्या होना चाहिए? आउटकम क्या होना चाहिए? नहीं नहीं, आउटकम जून में पेपर देना था, वो तो डन हो गया। पेपर पास करना, और पास करने के लिए क्या किया जाता है? जो हमें आखिरी 15 दिनों में याद आती है, फिर रात में 2:30 बजे मैसेज कर रहे होते हैं, सर इस सवाल का जवाब बता दे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो भाई आखिरी 10 दिन में रात 2:30 बजे मैसेज करने से पहले आप बाकी 1.5 महीने में 2:30 बजे मैसेज करोगे, मैं जवाब दूंगा, राइट। तो बात यह कि आप जब सीरियसनेस होती है ना, वो डे 1 पे होनी चाहिए। मैट्रिक या इंटर नहीं है कि पूरा कोर्स खत्म होगा, 1.5 महीने की 1 महीने की गैप आएगा, उसके बाद पेपर की तैयारी करेंगे, उसमें पेपर देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं। आपको पता है माशाल्लाह मेजोरिटी लोग, कोई F7 दे चुका है, कोई F9 दे चुका है, कोर्स खत्म होता है, पेपर देने का टाइम सर पे। तो आज के दिन से हमारी प्रिपरेशन इफेक्टिवली स्टार्ट हो जानी चाहिए। ये सीरियसनेस आती जाती है, और ये बंदा प्योरली कब सीरियस हो जाता है? जब रिजल्ट आ जाता है। और अगर रिजल्ट अच्छा हो तो फिर अगले पेपर बुक करके और सीरियसनेस आ जाती है। तो ये आपने देखें, आपने जो पेपर्स दिए, अल्लाह आपको कामयाब करे, आपने, आमीन। आपने उस बेस पे नहीं रहना कि यार मेरा F8 पास होगा तो मैं फिर F6 पढ़ना शुरू करूंगा। मतलब आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए ना। तो आज आप डे 1 से इंशाल्लाह पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। भले हमारे जो दिए हुए पेपर का कोई भी रिजल्ट हो, हम अपना जो अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, इसमें हम अपनी आज के दिन से मेहनत स्टार्ट कर देंगे, राइट। एसीसी ने रिसेंटली अपने कुछ कोड चेंज किए थे। आजकल F5 को क्या बोला जाता है? PM। इसी तरीके से इस TX को आज से पहले क्या कहा जाता था? F6। F7 को क्या बोला जा रहा है आजकल? FR। F8 को क्या बोला जा रहा है? AA, राइट। तो आपको पुराना कोड भी याद होना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम एंट्री की डेडलाइन क्या है? कब पेपर बुक करना है? एज्यूम करो 30th May इज द लास्ट डेट फॉर बुकिंग योर एग्जाम। फिर बच्चे ग्रुप पे सवाल पूछेंगे कि सर हम वेरिएंट कौन सा सेलेक्ट करें? टैक्स डिफरेंट वेरिएंट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी टैक्स भी है, एसीसी में पाकिस्तानी टैक्स भी है, एसीसी में दुनिया जहान के वो टैक्सेस भी हैं, लेकिन हम कौन सा टैक्स पढ़ने जा रहे हैं? यूके टैक्स। तो ये आपसे पेपर बुक करते वक्त टैक्स का वेरिएंट पूछेगा, तो आपने कौन सा वेरिएंट सेलेक्ट करना है? यूके वेरिएंट। आज डे 1 पे सुन लो, शुरू के इनिशियल मिनट्स में सुन लो, आप जो टैक्सेशन का पेपर पढ़ने जा रहे हो, हम यूके टैक्स पढ़ रहे, हम नाइजेरियन टैक्स, हम पाकिस्तानी टैक्स, हम कोई भी टैक्स नहीं पढ़े। तो हम पेपर बुक करते वक्त भी वेरिएंट में यूके टैक्स सेलेक्ट करेंगे, याद रहेगा भाई सबको। फाइनेंस एक्ट 2022 के मुताबिक हम इस सेशन के लिए अपना टैक्स का पेपर पढ़ने जा रहे हैं। आगे जरा मूव करते हैं। अच्छी तस्वीर है, ऐसा ही है। देखो मैं थोड़ा सा, हो गया, आगे बढ़े। अपना इंट्रोडक्शन दे दूं यार, एसीसी मेंबर हूं मैं,
मैंने भी कभी जिंदगी में आपकी तरह एफडी तो नाम नहीं था, उस वक्त नाम था कैट, सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन। मैंने भी अपनी जिंदगी में कैट से स्टार्ट किया था, फिर एसी से कंप्लीट किया, वर्क एक्सपीरियंस लिया, मेंबर हो गया। और मेरे जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है मेरा प्योरली टैक्स में है। मेरे एक तो टीचिंग एक्सपीरियंस है एसीसीए में, और दूसरा मेरा वर्क एक्सपीरियंस जो है वो केपीएमजी, एक बिग 4 फर्म है दुनिया में, यहाँ पे भी मैं टैक्स डिपार्टमेंट में तकरीबन 4 से 5 साल काम किया, और एसीसीए के मल्टीपल पेपर्स पढ़ाते हुए तकरीबन 9 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका। आगे अगर हम जरा मूव करें, F7 जिन लोगों ने दिया उनके लिए ये चीज एक कॉमन चीज होगी, प्लीज डोंट राइट, आई वुड बी शेयरिंग ऑल दीस थिंग्स, राइट। बट अगर आप अपने रेफरेंस के लिए कुछ पॉइंट्स लिखना चाह रहे हो, देन मैं आपको मना नहीं करूंगा, फॉर श्योरली यू कैन राइट। टेक्स्ट का पेपर फॉर्मेट हम डे 1 पे सीख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन याद नहीं रखते। फिर हम ड्यूरिंग लेक्चर्स, ड्यूरिंग क्लासेस पूछे, यार सेक्शन ए में कितने सवाल आते, सेक्शन बी में किस तरह के सवाल आते। यार डे 1 पे सारी क्लैरिटीज हो जानी चाहिए यहाँ पे, राइट। देखो भाईजान, जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस का मतलब कोई बताएगा क्या चीज होती है ये? एमसीक्यूज। ओटीक्यूज का मतलब एमसीक्यूज? नो। एमसीक्यूज में नॉर्मली क्या होता है, सवाल के नीचे 2 या 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से एक कोई सही होता है। लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन ए या बी में आपको जहां भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस का नाम आएगा ना नजर, यहाँ पे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे। वो एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक भी हो सकते हैं, वो ट्रू फॉल भी हो सकते हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग्स आर द बेस्ट पॉसिबल आंसर, इस तरह का सवाल भी हो सकता है। आपने ड्रैग एंड मैच करना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। तो डिफरेंट तरह के सवाल आपके पास जब आते हैं, तो इसलिए हम इसको एमसीक्यूज का नाम नहीं देते, हम इसे क्या नाम देते हैं? ओटीक्यूज। सेक्शन बी में भी आपके पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, और सेक्शन सी में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जिसको नाम दिया जाएगा सीआरक्यूज का, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। सो बेसिकली हमारा टेक्स्ट का पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। सेक्शन ए के भी 30 नंबर है, सेक्शन बी के भी 30 मार्क्स हैं, और सेक्शन सी के कितने बाकी बचे? 40। मेजॉरिटी लोगों ने F7 दिया हुआ, तो मैं उसके रेफरेंस से एक बात कर देता हूं। F7 में सेक्शन बी में भी 3 सिनेरियोज आते हैं, ऐसा ही है। FR के पेपर में मुझे बाकियों का नहीं पता, ऐसा आइडिया नहीं है, तो मुझे जिसका आइडिया मैं उसकी बात करूंगा, राइट। F7 में भी सेक्शन बी में 3 सिनेरियोज आते हैं, लेकिन वहां पे हमें पता नहीं होता कि किस एरिया से क्वेश्चन आएगा। क्या आया क्वेश्चन IFRS 15 का आएगा, IFRS 16 का आएगा, इंपेयरमेंट पूछ लेगा, इन्वेंट्री पूछ लेगा, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। लेकिन टेक्स्ट में अच्छी बात यह है कि सेक्शन बी के एरियाज यहां पे डिफाइन किए गए, कि सेक्शन बी में जो एक सिनेरियो होगा वो सीजीटी होगा, एक होगा आईएसटी, और एक ये वाला नाम जो आप F3 लेवल पे भी पढ़ के आते हो, 17.5% रेट, याद है क्या नाम है ये? VAT, राइट, वैट। तो हमने यहां पे बात करें कि सेक्शन बी में 3 एरियाज आर डिफाइंड, 3 सिनेरियो हैं, हर सिनेरियो के 5 सवाल होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 10 नंबर का सीजीडी आएगा, 10 मार्क्स का इनहेरिटेंस टैक्स आएगा, 10 मार्क्स के लिए वैट पूछेगा। क्या कभी ये नाम सुना है? सीजीटी मतलब कैपिटल गेन्स टैक्स। सबसे बेस्ट जगह ये होती है, यहां पे याद रखिए चीजें, राइट। लिखेंगे हम, सारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो आईसीडब्ल्यू या आईकैप के लास्ट स्टेज के पेपर्स है ना, वो ओपन बुक एग्जाम, आप बुक साथ लेके जा सकते हैं एग्जाम हॉल में, सही है। आईएफआरएस की मोटी मोटी बुक्स, नोट्स, हैंडआउट्स, मोबाइल नहीं, उसके अलावा बुक्स आप लेके जा सकते हैं। ओपन बुक एग्जाम, वो कहते हैं लो बुक्स ले जाओ और पेपर पास करके दिखा दो। तो वहां पे बैठ के बुक खोलने का टाइम नहीं होता, तो बेहतर क्या है कि तमाम चीजें मेमोराइज की जाए, राइट। हम गाना सुनते हैं, यकीन जानो याद करने की इंटेंशन नहीं होती, एक दफा सुनते हैं, अगली दफा खुद साथ में गा रहे होते। ये क्या चमत्कार है? ऐसा क्यों? याद करने की कोशिश करते हैं, कोई गाना कभी आपने याद करने की कोशिश की है, या बस सुनते हैं अगली दफा खुद साथ में गुनगुना रहे होते हैं? ऐसी है ना। वजह क्या है? इंटरेस्ट। वजह क्या है? उससे हट नहीं रही, यार ये टैक्स आ गया, मर जाएंगे, लुट जाएंगे, ऐसा नहीं हो। तो बेटा इंटरेस्ट पैदा करोगे ना, तो चीजें मेमोराइज ऑटोमेटिकली होती रहेंगी, राइट।
देखो 3 सिनेरियोस की मैं बात कर रहा हूं, इसमें मैंने पहले का नाम बताया, सीजीटी स्टैंड्स फॉर कैपिटल गेन्स टैक्स। मुश्किल है ना, आसानी से बता देता हूं। अकाउंटिंग सबने पढ़ी है, कोई नॉन करंट एसेट बेचा जाए तो उसे क्या नाम दिया जाता है, प्रॉफिट का या गेन का? नॉन करंट एसेट के बिकने को क्या नाम दिया जाता है, गेन ऑन डिस्पोजल। अकाउंटिंग में क्या नाम दिया जाता है, गेन ऑन डिस्पोजल। टैक्स वाले कहते हैं नहीं, ये हमारे लिए क्या है, कैपिटल गेन। अकाउंटिंग में जिसे हम गेन ऑन डिस्पोजल बोलते हैं, टैक्स वाले उसी गेन ऑन डिस्पोजल को टैक्स लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कैपिटल गेन। यहां तक सही? तो नॉन करंट एसिड के बिकने पे जब टैक्स लगे तो वो क्या होगा, कैपिटल गेन हुआ, उस पे लगने वाला टैक्स इज सीजीटी, राइट? आईएसटी स्टैंड्स फॉर इनहेरिटेंस टैक्स। आईएसटी स्टैंड्स फॉर इनहेरिटेंस टैक्स। जब एक पर्सन की डेथ होती है ना यूके में, उसकी डेथ के वक्त भी उसको छोड़ा नहीं जाता, उस पे लगाया जाता है टैक्स। मतलब उसकी स्टेट पे उसके पास कितनी वर्थ के एसेट्स हैं, उस मरे हुए बंदे को भी नहीं छोड़ते। तो एक पर्सन की डेथ के वक्त जो टैक्स इंप्लीकेशंस होती हैं वो कौन सा टैक्स होता है, इनहेरिटेंस टैक्स। यकीनन मरने वाला सारा कुछ अपने साथ तो नहीं लेके जाएगा, वो दूसरों को ट्रांसफर करके जाएगा, लेकिन उस स्टेट की कैलकुलेशन की जाती है जो दूसरों में उसने बांटी है, ट्रांसफर की है, उस पूरी स्टेट पे टैक्स इंप्लीकेशंस होती हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है लास्ट टाइम, इनहेरिटेंस टैक्स। थर्ड, ये तो आपने सबने पढ़ा, सही है, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स। कोई बताएगा क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन। जिसने रिसेंटली F3 दिया वो रेज योर हैंड प्लीज, छुपाया नहीं आएगा तो मैं, अच्छा दूसरों के नाम ले रहे हो हैं, कौन है भाई, आप में से को बताएगा? हाँ जी, सर्विसेज पे होता है या गुड्स पे भी होता है? दोनों पे भी होता है, राइट जी। अच्छा एक बात सुनो, हम सब बाहर होटलिंग करने जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, क्या हम वहां पे कोई टैक्स पे करते हैं? कौन सा टैक्स पे करते हैं, सेल्स टैक्स। तो पाकिस्तान में जो सेल्स टैक्स है, यूके में उसको क्या नाम दिया जाता है, वैल्यू एडिड टैक्स। पाकिस्तान में जीएसटी है और यूके में क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स, राइट? सेक्शन बी के अच्छी बात यह है कि हमें 3 एरियाज का पता है कि सवाल उठ के कहां से आएगा। यहां पे हम ब्लैंक नहीं बैठे हुए कि यार हमें पता ही नहीं कि हम कहां से तैयारी करें, किन एरियाज को पढ़े। नो, आपने ये 3 एरियाज पढ़ने, 30 मार्क्स आपके हाथ में, राइट? सेक्शन ए के बारे में, यहां भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस हैं, ये भी 30 मार्क्स का एरिया है, यहां भी 15 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और ये कहां से पूछ सकता है, एनी एरिया ऑफ। तो ये बड़ा ट्रिकी है भाई। अगर यहाँ पे 15 सवाल आएंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और सेक्शन ए के जो 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस है, ये आइसोलेटेड क्वेश्चंस, ये लिंक्ड नहीं है एक दूसरे से, हर क्वेश्चन दूसरे से अलग है, राइट? लेकिन जो सेक्शन बी के सिनेरियोज है ना, एक सिनेरियो दिया होगा, पूरी स्टोरी कहानी दी गई होगी कैपिटल गेन्स की, उसके बारे में 5 सवाल होंगे, फिर एक स्टोरी दी गई होगी आईएसटी की, सिनेरियो को उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हो, इस तरीके से वैट की स्टोरी होगी, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है, यहाँ पे आइसोलेटेड क्वेश्चंस है। यहाँ तक डाउट क्लियर है सर? आखिरी बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में जो लिखा है ना, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, जिस तरह हम अपना रजिस्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अब हमारे सीबी पेपर में अब हमें कुछ चीजें लॉन्ग आंसर्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, हमारे पास 2 चीजें, 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर हमें कैलकुलेशन वर्क शो करना है, परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें पेपर में क्या चीज दी गई होगी, एक्सेल दिया गया होगा या स्प्रेडशीट। मैं एक्सेल का वर्ड यूज करूं या स्प्रेडशीट का? मैं स्प्रेडशीट का वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि जब हम एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल में बहुत सारी चीजें मौजूद होती है, बहुत सारे फॉर्मूलाज, फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं नॉर्मल एक्सेल में, लेकिन वो वाले पेपर वाले स्प्रेडशीट में अवेलेबल नहीं होते। ऑल्दो वहां पे बॉक्सेस दिए गए होते हैं, कॉलम्स होते हैं, रोज होती है, सारा कुछ दिखने में वैसा ही है, लेकिन इफेक्टिवली हमारे एग्जाम में हम जो एरिया यूज करेंगे वो एक्सेल नहीं होगा, वो क्या चीज होगी, स्प्रेडशीट। और अगर लिखने लिखाने की बात है, कुछ थ्योरेटिकल आंसर करना है, उसके लिए स्प्रेडशीट होगी या वर्ड प्रोसेस होगा? मैंने क्या वर्ड यूज किया, मैंने एमएस वर्ड नहीं कहा, मैंने क्या बोला, वर्ड प्रोसेस। तो सेक्शन सी के लिए बेसिकली यहां पे आपके पास एक स्प्रेडशीट होगी और एक वर्ड प्रोसेस होगा। आपने इनको यूज करते हुए
अपने पास पूरे अपने क्वेश्चन का आंसर रिप्रेजेंट करना है इन अ गुड मैनर के सामने देखने वाले को समझ में आए, राइट। बीइंग, आप जब भी किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, पेपर को सॉल्व किस तरीके से करना है, अपने हिसाब से या सामने वाले के हिसाब से? अच्छा सवाल है, दोबारा सुनो प्लीज। एग्जाम में जब आप पेपर सॉल्व करने के लिए बैठोगे दोस्तों, तो आपने अपने हिसाब से सॉल्व करके आना या सामने वाले की सेटिस्फेक्शन के लिए? मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं और अपने हिसाब से जो मेरे मन में आए मैं बोल के चला जाऊं, आपको बात समझ में आए नहीं आए, ये अप्रोच बेहतर है मेरे लिए, या मेरी अप्रोच होनी चाहिए कि यार आप सबको मेरी बात समझ में, मैं आपको सेटिस्फाई करूं? ऑप्शन 2 इज बेटर ना फॉर मी। तो यही आपके लिए भी एप्लीकेबल है दोस्तों। आप एग्जाम में अपने हिसाब से कुछ भी करके आगे ना, तो आपको फेल कर देगा। आपने अप टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ एग्जामिनर काम करके आओगे तो आपको पास करेगा। तो आपकी अप्रोच वहां पे एक स्टूडेंट वाली नहीं होनी चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? एक समझाने वाली, एक टीचर वाली, एक ट्यूटर वाली होनी चाहिए कि यार मैं अपने सामने वाले को राजी कर रहा हूं, उसको मैं एग्री कर रहा हूं अपनी बताई हुई चीजों से, राइट। अगर आप इस अप्रोच पे डे 1 से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बड़ी बात नहीं, आप अच्छे मार्क्स से पास करके जाएंगे, राइट। और ये आप अपनी अप्रोच स्टूडेंट वाली नहीं रखिएगा। आप जितना, मैं जब आपकी दौर में था, स्टूडेंट था, तो मैं बड़ा खौफ खाता था सवाल अटेम्प्ट करने से। मैं पहले आंसर देखता था, फिर सॉल्व करके उसी आंसर तक पहुंचने की कोशिश करता था। लिटरली स्पीकिंग मैं यही करता, जो कि एक बैड अप्रोच, सही ना। मैं दिल को तसल्ली के लिए पहले आंसर देगा, अच्छा ये सवाल है, ये आंसर है, चलो लाता हूं अभी। आप भी बहुत सारे करते होंगे ऐसा, यकीनन करते होंगे, मानो ना मानो अलग बात है, लेकिन एक दौर आएगा आप मानोगे, राइट। तो आपने ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ट्राई करोगे, गलत हो जाएगा। आज अपने रजिस्टर के पेज काले करोगे, कोई मसला नहीं है, रिजल्ट काला होने से बच जाएगा, राइट। तो आपने अपनी, डरना नहीं है किसी भी चीज से, यार मैं क्वेश्चन करूंगा तो गलत हो जाएगा, राइट। तो हम बात कर रहे थे कि बेसिकली अब यहाँ पे सेक्शन सी में जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन आते हैं, ये किस एरिया से आते हैं? अच्छी बात यह कि यहाँ भी एरियाज डिफाइंड है। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आपके पास आएगा टेक्स्ट प्लानिंग का, इसके मार्क्स 10 मार्क्स है। सैयद कुनैन, इसका मैं आंसर करता हूँ। तो हम बात करें अपने पास टेक्स्ट के सेक्शन सी की, एक सवाल हमारे पास आएगा टेक्स्ट प्लानिंग से जो कि 10 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन आएगा मेरे पास इनकम टैक्स से जिसके 15 मार्क्स हैं। एक क्वेश्चन आएगा मेरे पास कॉर्पोरेशन टैक्स से जिसके 15 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके पास 40 मार्क्स यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 30 मार्क्स आ गए, और 30 मार्क्स आपके इस एरिया के आ गए। सो दिस इज हाउ आपके पास पूरे 100 मार्क्स का पेपर इस तरीके से बनता है। तो आज की क्लास के बाद अगर आपके कोई दोस्त मिले, कोई और पूछे कि यार टैक्स का पेपर फॉर्मेट क्या आप उसको बता सकेंगे? कितने सेक्शन है, पहले सेक्शन में कितने सवाल आते हैं? 15। क्या ये एमसीक्यूज होते हैं? क्या चीज होते हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन कितने नंबर का है? टोटल वर्थ कितनी हो गई? क्या किसी स्पेसिफिक एरिया से सवाल आता है सेक्शन ए में? नो। अब आ जाओ सेक्शन बी पे। कितने सिनेरियोज है? 1 फॉर सीजीडी, 1 फॉर आईएसटी एंड लास्ट फॉर वैट। हर सिनेरियो के कितने सवाल? 5। हर क्वेश्चन की वर्थ 2 मार्क्स, 10 मार्क का हर सिनेरियो। और लास्ट में सेक्शन सी में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, एक टैक्स प्लानिंग का है, 1 फॉर इनकम टैक्स 15 मार्क्स, और एक कॉर्पोरेशन टैक्स का 15 नंबर का सवाल है। 15, 15, 30 प्लस 10, 40 मार्क्स। जिस तरीके से मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि सीजीडी स्टैंड्स फॉर कैपिटल गेन टैक्स, ये कौन सा टैक्स होगा, कब लगेगा? नॉन करंट एसिड के बिकने पे जब टैक्स लगे उसे क्या नाम दिया जाता है? इनहेरिटेंस टैक्स का भी मैं आइडिया दे चुका। जब एक पर्सन की डेथ के वक्त उसके एसिड्स, उसकी स्टेट, एसिड से बजाय अच्छा वर्ड हम क्या यूज करेंगे? स्टेट। एक पर्सन की जब यूके में डेथ होती है, उसकी स्टेट पे जब टैक्स लगता है उसको क्या नाम दिया जाता है? वैट किसके लिए होता है? जब हम गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करते हैं या यूज करते हैं। गुड्स और सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? हम शॉपिंग करने गए, ड्रेसेस खरीद लिए, हम बाहर कहीं लंच डिनर पे चले गए, हम वहां भी टैक्सेस पे करके आते हैं। तो हम जितने भी गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करते हैं उस पर हम जो टैक्स देते हैं उसका नाम क्या है? वैट।
याद रहेगा। अब आखिरी बात करते हैं, टैक्स प्लानिंग एक जनरल क्वेश्चन है। ये जो 10 नंबर का सवाल है ये किसी एरिया का नहीं है। अब अपनी पूरी बुक में देखोगे टैक्स प्लानिंग का चैप्टर नजर नहीं आएगा, राइट। ये टैक्स प्लानिंग का सवाल 10 नंबर का, ये एक डिसाइडिंग पॉइंट होता है। जो मेरे जैसे बच्चे होते हैं ना, जो 45 46 पे खड़े होते हैं, और उनके लिए अगर ये सवाल बचाओ, अगर उनको ये आता हो तो इसको पास करवा देगा, अदरवाइज फेल हो जाएंगे। टैक्स प्लानिंग का क्वेश्चन किसी चैप्टर से नहीं है, टॉपिक से नहीं है, ये पूरे टैक्स नॉलेज से आपको पूछता है। 10 नंबर का सवाल प्लानिंग है ना, प्लानिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स में की जा सकती है, तो टैक्स प्लानिंग के लिए कोई अलग टॉपिक या चैप्टर नहीं है। 10 नंबर का एक जनरल क्वेश्चन आता है, ये किसी भी एरिया से उठ के आ जाता है आपके पास। बात करते हैं इनकम टैक्सेस की। आपके पेरेंट्स, आप में से खुद भी कोई लोग जॉब करते होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज रेंट पे दी होंगी, जिसमें टेनेंट्स रहते होंगे, शॉप्स हो सकती हैं या हाउस हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ने अभी वो शेयर्स ट्रेडिंग का कोर्स करा, ऐसा किसी ने किया? अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी तो वहां से आपको क्या मिलेगा? है नहीं, अल्लाह ना करे। मैं शेयर्स बेचने या खरीदने पे बात नहीं कर रहा। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड किए तो वो कंपनी आपको 1 साल गुजरने के बाद क्या देगी? डिविडेंड देगी। तो देखो, मैंने आपको एक आइडिया दिया कि अगर कोई जॉब करने वाला बंदा हो, अगर किसी ने प्रॉपर्टीज लेट आउट किए, रेंट पे दिए, किसी ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की, डिविडेंड कमाए, एक और भी इन्वेस्टमेंट होती है, वो कौन कहां पे हो सकती है? नहीं नहीं, होती है, लेकिन एक जर्नल इनकम कहां से? अगर बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दो उससे भी आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। लोन नोट्स का नाम सुना ना सबने? लोन नोट्स का अदर वर्ड्स में क्या नाम दिया जाता है? डिबेंचर्स। क्या नाम दिया जाता है? डिबेंचर्स का। लोन नोट्स बोल लो, डिबेंचर्स बोल लो, आज एक नई टर्म सीख लो, टीएफसी भी कहते हैं। टीएफसी, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। पाकिस्तान में डिबेंचर को डिबेंचर या लोन नोट नहीं कहा जाता, पाकिस्तान में इनको क्या नाम दिया जाता है? टीएफसीज का, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। तो अगर आप बैंक में पैसा रख दो या किसी कंपनी के लोन नोट्स खरीद लो या टीएफसीज में इन्वेस्टमेंट कर दो, तो यहां से भी आपको एक इनकम मिल रही होती है। जो कौन सी इनकम होती है आपकी? इंटरेस्टिंग। तो यहां पे बेसिकली आप और मैं है जिंदा इंसान। जिंदा इंसान अपनी कमाई गई इनकम पे जब टैक्स देते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? इनकम टैक्स। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब कभी भी आपके सामने वर्ड है ना इनकम टैक्स, तो इससे क्या समझना चाहिए? टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल या टैक्सेशन ऑफ कंपनी? इंडिविजुअल। तो जब भी कभी इंडिविजुअल पर्सन के टैक्स की बात होती है उसको क्या नाम दिया जाता है? इनकम टैक्स। आई रिपीट, इंडिविजुअल पर्सन का किसी भी तरह का सोर्स ऑफ इनकम हो, बेशक वो एम्प्लॉयमेंट इनकम हो, बेशक वो ट्रेडिंग इनकम हो, डिविडेंड इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम हो, पेंशन इनकम हो, किसी भी तरह की इनकम हो, जब एक इंडिविजुअल पर्सन जिंदा इंसान टैक्स देगा उसकी टैक्सेशन को क्या नाम दिया जाएगा? इनकम टैक्स। लेकिन अगर यही एक कंपनी टैक्स पे करे तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? कॉर्पोरेशन टैक्स। तो हमें एक चीज पता चल गई कि टैक्स के सेक्शन ए में कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, बी के एरियाज आर कंफर्म्ड इन तीन एरियाज का एक एक क्वेश्चन आएगा, और सेक्शन सी के भी एक क्वेश्चन इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन पे आएगा और एक क्वेश्चन कंपनी की टैक्सेशन पे। यहां तक सारे क्लियर है? अपने रेफरेंस के लिए जरा इसकी तस्वीर बना लो सारे लोग अपने पास, जब तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनता, ये स्नैपशॉट जल्दी से बना लो, स्नैपशॉट ले लो, तस्वीर ले लो। टीएफसी स्टैंड्स फॉर टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। डन विद इट? आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड, यहां से देखिएगा प्लीज। अब ये भी ले ले जरा पेपर फॉर्मेट। ऑल राइट, चले जी यहां देखिए प्लीज।
मैंने एक हेडिंग दी अपने पास, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन को अभी हम एक चीज सीख कर आए कि इंडिविजुअल पर्सन कौन सा टैक्स देता है? इनकम टैक्स। और दोस्तों याद रखना कि इनकम टैक्स की सारी कैलकुलेशन फिस्कल ईयर के हिसाब से होती है, जिसको टैक्स ईयर भी कहा जाता है। आई रिपीट, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन का मतलब आपकी, मेरी, हमारे घर वालों की, जिंदा इंसानों की टैक्सेशन। जब आप और मैं टैक्स पे करेंगे, नाम दिया जाएगा इनकम टैक्स। और किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की यूके में इनकम टैक्स कैलकुलेशंस के लिए हम सारी की सारी किस इसकी चीजों को फॉलो करते हैं? फिस्कल ईयर या टैक्स ईयर। बाय द वे, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, क्या हमें मालूम है कि पाकिस्तान का फिस्कल ईयर डेट क्या है? नहीं मालूम? कुछ बच्चे सही कह रहे हैं, जून नहीं, इफेक्टिवली 1 जुलाई से शुरू होता है और अगले साल 30 जून तक एंड होता है। जनरल नॉलेज के लिए दोबारा से बोल रहा हूं, तमाम लोग सुन ले। पाकिस्तान का फिस्कल ईयर या पाकिस्तान का टैक्स ईयर 1 जुलाई से शुरू होकर अगले साल 30 जून तक जाता है। लेकिन जो यूके का फिस्कल ईयर है ना, ये 6 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल कहां तक जाता है? 5 अप्रैल तक। आई रिपीट, ये जो हमारे पास यूके का फिस्कल ईयर है, ये 6 अप्रैल से शुरू होता है, 5 अप्रैल तक जाता है। मैं अभी ईयर की बात नहीं कर रहा बीच में, राइट? मैंने सिंपली आपको बोला कि जब हम जिंदा इंसानों की टैक्सेशन की बात करेंगे, इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए फिस्कल ईयर फॉलो करेंगे, तो यूके का फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है 6 अप्रैल से लेकर और अगले साल कहां तक जाता है? 5 अप्रैल तक। ये डेट अपने पल्लू से बांध ले। हम जितनी भी आज के दिन से 1-1.5 महीने तक इनकम टैक्स हमारा चलेगा, सबसे लेंदी एरिया टैक्स का इनकम टैक्स ही है। हम ये सारी की सारी कैलकुलेशन फिस्कल ईयर डेट्स के मुताबिक पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये फाइनेंस एक्ट 2022 के मुताबिक हमारा पेपर है। ये कौन सा फाइनेंस एक्ट है? फाइनेंस एक्ट 2022। फाइनेंस एक्ट 22 में हमारा फिस्कल ईयर कौन सा होगा? 22-23। हमारे लिए रेलिवेंट फिस्कल ईयर कौन सा है? फिस्कल ईयर 22-23। आई रिपीट, हम तमाम टैक्स कंप्यूटेशन फिस्कल ईयर 22-23 के लिए पढ़ेंगे, जो कि 6 अप्रैल 22 से शुरू होगा और 5 अप्रैल 23 पे एंड होगा। इन डेट्स के मुताबिक हम अपना पूरा टैक्स का पेपर पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें यह पता चल गया कि इनकम टैक्स के लिए हमें फिस्कल ईयर फॉलो करना पड़ता है। हमारे तमाम लोगों के लिए जो जून 23 से मार्च 24 तक एग्जाम देंगे, उनके लिए रेलिवेंट फिस्कल ईयर होगा 22-23, जो कि स्टार्ट होगा 6 अप्रैल 22 से और एंड होगा 5 अप्रैल 2023 को एंड होगा जाके। याद रख सही भाई? तो हमारे लिए ये रेलिवेंट फिस्कल ईयर की डेट्स मालूम चल गई, इनके मुताबिक हम अपना पूरा टैक्स का पेपर पढ़ेंगे। फिस्कल ईयर टैक्स ईयर को बोला जाता है कि एक पूरे कंट्री का जो टैक्स का निजाम है, हिसाब किताब है, वो कुछ स्पेसिफिक डेट्स के मुताबिक चलता है। जैसे पाकिस्तान में फिस्कल ईयर डेट 1 जुलाई से अगले साल 30 जून तक जाती है, इसी तरीके से यूके का फिस्कल ईयर डेट स्टार्ट होता है 6 अप्रैल को और एंड होता है 5 अप्रैल को। और ये हमारे लिए रेलिवेंट फिस्कल ईयर 22-23 है, तो इसलिए यहाँ पे 6 अप्रैल 22 आ गया और ये एंड कब होगा? 5 अप्रैल 23 को एंड होगा। इन तमाम डेट्स के मुताबिक हम अपना टैक्स का पेपर पढ़ेंगे। याद तक सही है भाई? अब एक और जनरल नॉलेज की बात सुन लो कि पाकिस्तान का अभी मैंने क्या डेट बताई, फिस्कल ईयर क्या है? जुलाई से जून तक, राइट? पाकिस्तान का भी टैक्स ईयर यही डेट थी पहले। पाकिस्तान का टैक्स ईयर भी 6 अप्रैल से शुरू होता था, 5 अप्रैल पे एंड होता था। लेकिन ये कब तक रहा? 1947 से 1963 तक ये डेट्स। जब पाकिस्तान आजाद हुआ उसके बाद 1963 तक यही डेट्स थी पाकिस्तान के फिस्कल ईयर की भी, क्योंकि हमें सब कुछ अंग्रेज साम्राज्य देके गए थे, तो हमने उनकी चीजों को फॉलो किया था। तो 1963 तक पाकिस्तान के फिस्कल ईयर की डेट्स भी यही थी, उसके बाद चेंज होके जुलाई टिल जून कर दिया था, राइट? बहरहाल ये ऐसी जनरल नॉलेज की बात है, कभी आपके सामने हो रही हो तो आप यूं करके ना देख रहे हो, इसलिए बताएं। तो हमारे लिए रेलिवेंट फिस्कल ईयर 22 से इन डेट्स के मुताबिक हम सारा पढ़ेंगे। और लास्ट में दोबारा से मैंने लिख दिया कि ये वाला फिस्कल ईयर उन तमाम बच्चों के लिए रेलिवेंट है जो अपना टैक्स का पेपर
इन एग्जाम सेशन में किसी में भी दे रहे होंगे तो उसके लिए फिस्कल ईयर 22-23 के मुताबिक कैलकुलेशंस सारी की सारी पढ़ी जाएंगी, याद रखिए ये बात। पाकिस्तान की टैक्स गवर्निंग बॉडी का नाम क्या है? FBR, बोले तो फुल फॉर्म फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राइट। इस तरीके से हर कंट्री की एक अपनी टैक्स गवर्निंग बॉडी होती है। यूके की बॉडी का नाम क्या है? हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। एक नंबर में कहीं ना कहीं पूछ लेता है HMRC। HMRC स्टैंड्स फॉर हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। वहां पे 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और हम चारों सही लग रहे होते हैं। अगर यही सवाल एग्जाम में आ जाए, HMRC स्टैंड्स फॉर, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, कोई माइनर डिफरेंस होगा, अल्लाह ही कसम में सारे सेम लग रहे होंगे, वहां पे दिमाग नहीं चल रहा होता ना, राइट। तो हमें अपने आप को क्लियर रखना है। HMRC स्टैंड्स फॉर हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। आई डोंट नो कि अब ये इसको हर ही रहने देते हैं या हिस कर देते हैं, बिकॉज क्वीन तो, लेकिन अभी तक जो HMRC स्टैंड्स फॉर हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स, जिस तरीके से हमने बात की कि यार हर एक कंट्री की अपनी एक टैक्स गवर्निंग बॉडी है। यूके की टैक्स गवर्निंग बॉडी का नाम हमें पता चल गया HMRC। इसकी कुछ जिम्मेदारी है, मैं ये पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहा, ये जस्ट फॉर रेफरेंस लिखे हैं। ये सिर्फ HMRC की जिम्मेदारी नहीं है, पूरी दुनिया में जो भी मुल्क है, हर मुल्क की अपनी टैक्स गवर्निंग बॉडी की कुछ ऐसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे पाकिस्तान में FBR का काम है लोगों से टैक्स लेना, टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स अफेयर को मैनेज करना, लोगों का डाटा अपने पास मेंटेन करना, टैक्स ऑडिट्स कंडक्ट करना, फ्रॉड्स डिटेक्ट करना। अगर आप और मुझे किसी टैक्स लॉ पे कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम किससे राब्ता करेंगे? हम FBR से राब्ता करेंगे। तो टैक्स पेयर्स को तमाम चीजों पे क्लियर करना भी, उनकी चीजों को समझना, उनको आगे रिस्पॉन्स करना, बहुत सारी चीजें एक टैक्स गवर्निंग बॉडी का काम होता है। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मार्क की है। अब आप ये मत समझिएगा कि इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इससे ज्यादा एक लंबी लिस्ट है जो HMRC कर रही होती है, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स हमने रेफरेंस के तौर पे अपने सामने देख लिए कि भाई इस तरह के कुछ काम आपकी यूके टैक्स गवर्निंग बॉडी कर रही होती है। अच्छा, इसमें कहीं लिखा हुआ है आइडेंटिफाइंग पॉसिबल एरियाज ऑफ टैक्सेशन। इससे क्या समझ में आता है? सोचो। हम सब अपने खर्चे पूरे करने के लिए जॉब करते हैं, काम कारोबार करते हैं, ऐसा ही है। हम सब अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे और इससे इनकम जनरेट करें, ऐसा ही है। एक कंट्री के भी तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो कंट्री अपने उन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कहां से पैसा ला रहा होता है? हमारे टैक्स से। दोबारा से सुनिएगा प्लीज, एक बेसिक सी चीज बता रहा हूं। किसी भी कंट्री के भी तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। सर क्या एक्सपेंसेस हैं बाय द वे? देखिए, ऐसी ऐसी बातें नहीं प्लीज, नो पॉलिटिकल डिस्कशन, नो रिलीजियस डिस्कशन, जनरल बातें करें ना यार, सही है। एक कंट्री के एक्सपेंसेस की बात करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, यस। एजुकेशन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल सर्विसेज देना, सेल्फ डिफेंस, बहुत सारे काम है गवर्नमेंट के करने के। अब गवर्नमेंट के इतने सारे खर्चे हैं करने के लिए, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कहां से मीट करती है? हमारे टैक्सेस से। हमारे टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू। हमारा टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू। इसीलिए टैक्स गवर्निंग बॉडी को रेवेन्यू बॉडी भी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? रेवेन्यू बॉडी। FBR का नाम क्या है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो जो टैक्स गवर्निंग बॉडी होती है, HMRC भी इज अ रेवेन्यू बॉडी। अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाए कि भाई यूके की रेवेन्यू बॉडी का नाम बताओ, आप क्या बोलोगे? HMRC। पाकिस्तान की रेवेन्यू बॉडी का नाम क्या है? FBR। तो ये जो टैक्स गवर्निंग बॉडी है, हमारा दिया गया टैक्स इस कंट्री के लिए, इस कंट्री के रेलिवेंट डिपार्टमेंट के लिए रेवेन्यू है, तो इसीलिए टैक्स गवर्निंग बॉडी को रेवेन्यू बॉडी भी बोला जाता है, राइट। तो
अपना रेवेन्यू आप और मैं क्या कोशिश करते हैं, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाए या कम हो जाए? बढ़ जाए ना। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, कोशिश की उसका रेवेन्यू बढ़ जाए। अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है, मैं एचएमआरसी की बात नहीं कर रहा, ऑब्वियसली एचएमआरसी गवर्नमेंट के अंडर चल रही है तो इसलिए मैं गवर्नमेंट का वर्ड यूज कर रहा हूं। गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी, एचएमआरसी भी कोशिश करेगी कि भाई अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, और अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वो हमेशा इस कोशिश में होते हैं कि उन्हें कोई ऐसे एरियाज का पता चल जाए कि जिससे वो टैक्स जनरेट कर सके, आप और मेरी जेब से वो टैक्स के पैसे ले सके। करीम उबर पाकिस्तान में तकरीबन 2000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2014-15 में लॉन्च हुई थी। शुरू के कुछ ईयर्स तक इस पे कुछ सेल्स टैक्स नहीं था, लेकिन फ्रॉम 2018 उबर और करीम की सर्विसेज पे एक टैक्स लग गया था जिसका नाम था SST, सिंध सेल्स टैक्स। पंजाब में अगर एक रेवेन्यू अथॉरिटी, उसका नाम है PST, पंजाब, PRA, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, राइट। पाकिस्तान में तो हर प्रोविंस की अलग अलग अथॉरिटीज है ना। तो करीम उबर की सर्विसेज अवेल करने पे 2018 तक हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं था। अगर आप अपनी को पुरानी देखो ना, इनवॉइस रिसीट आपको नजर आए तो उसमें सिर्फ फेयर आपने पे किया होगा। लेकिन 2018 से जब आपने करीम उबर जैसी सर्विसेज यूज की होंगी तो उसमें यकीनन आपने कुछ सेल्स टैक्स भी पे करना शुरू कर दिया होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, टैक्स वालों ने देखा, अच्छा इतनी बड़ी टैक्सी सर्विस, इतने शशके, इतने लोग इसको यूज करते हैं, चलो इस पे टैक्स लगा देते। वो टैक्स अल्टीमेटली कौन बियर कर रहा है? हम बियर कर रहे हैं, राइट। तो जो हम बियर कर रहे हैं वो बीइंग कंज्यूमर बियर कर रहे हैं। अगर हमें वो नहीं देना टैक्स तो हम करीम उबर यूज ना ही करें। तो कोई भी ऐसा टैक्स जो गुड्स या सर्विसेज पे हो वो आपका वैट होता है, वो आपका सेल्स टैक्स होता है। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक ऐसी टैक्सी सर्विस है जिसको बहुत सारे लोग यूज करें, इसकी कस्टमर बेस बहुत बड़ी है, चलो इस पर टैक्स लगा देते। तो इसी तरीके से जो एक रेवेन्यू अथॉरिटी होती है, जो HMRC हो गई या FBR हो गई, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज मिले जहां से टैक्स जनरेट हो सके। यहां तक सही है भाई? अभी तक की जितनी डिस्कशन हुई, लेट मी शो यू ऑल ऑफ दी स्लाइड्स। अगर यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। ये क्लियर है भाई सबको? उसके बाद सेक्शन वगैरह के बारे में किसी को कोई सवाल जवाब, माइंड में कोई बात हो तो प्लीज पूछ ले, राइट। फिर हमने फिस्कल ईयर की बात की, लास्ट टाइम रिपीट करता हूं, हम अपनी तमाम टैक्स कंप्यूटेशंस फिस्कल ईयर 22-23 के मुताबिक पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट डेट 6 अप्रैल 22 है, एंड डेट 5 अप्रैल 23 है। और ये फिस्कल ईयर का वर्ड किसकी टैक्सेशन के वक्त यूज होता है? इनकम टैक्सेस की टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सन के लिए। और ये वाला फिस्कल ईयर 22-23 उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट है जो जून 23 से लेकर मार्च 24 तक इन 4 एग्जाम सेशन में से किसी भी एग्जाम सेशन में टैक्स या ATX का पेपर दे रहे होंगे, उसके लिए फिस्कल ईयर 22-23 रेलिवेंट है। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बुक क्या करनी है, किट कौन सी करनी है, ये मैं सब, जैसे रेमडी नोट 8 आपने पूछा कि पासिंग रेशियो क्या होता है, ये भी मैं बताऊंगा कुछ देर में आपके क्वेश्चन के आंसर्स करूं। जी, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने यहां से पॉइंट उठाया। HMRC की जिम्मेदारी में एक और काम लिखा हुआ है, यूके की जो टैक्स अथॉरिटी बॉडी है उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पेइंग चाइल्ड बेनिफिट्स। यूके में आपको अपने बच्चों की वजह से भी पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से, सही है। बहुत सारे सवाल आपके माइंड में होंगे, ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट है, वहां पे जाके डिटेल से गाइड कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना सुन ले कि यूके हो गया, कनाडा हो गया, USA हो गया, यहाँ पे आपको आपके बच्चों की वजह से कुछ पैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे होते हैं, राइट। उसको क्या नाम दिया जाता है? चाइल्ड बेनिफिट। उसको क्या नाम दिया जाता है? चाइल्ड बेनिफिट। तो चाइल्ड बेनिफिट की अमाउंट भी लोगों तक पहुंचाना जिनके बच्चे छोटे हैं, ये भी किसकी जिम्मेदारी है? HMRC। याद तक सही है? ये पूरा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा हम इसको देखेंगे, इसकी कैलकुलेशन भी जाके देखेंगे, राइट। अब अगर आपके माइंड में सवाल आ रहा है सर अगर बच्चे 2 हो या 3 हो, राइट, सर अगर 2 शादियां हो तो ऐसा, भाई ये सारी चीजें होल्ड करें, रेलिवेंट जगह पे जाके तमाम आंसर कर दूंगा, राइट। हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक को बोला गया टैक्स अवॉइडेंस और दूसरा क्या हुआ? टैक्स इवेजन। इवेजन का वर्ड निकला है इवेड से। इवेड का मतलब क्या होता है? छुपाना, राइट।
इवेड का मतलब क्या होता है? छुपाना। तो टैक्स इवेड या टैक्स इवेजन, और इसके अगेंस्ट क्या लिखा हुआ है आप वहां पे? टैक्स अवॉइडेंस। दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले लोगे आपका टैक्स कम हो जाए। तो अगर आपसे बोले कि भाई टैक्स कम करने के लिए कितने ऑप्शंस मौजूद है, आप बोलोगे 2। नंबर 1 टैक्स अवॉइडेंस, नंबर 2 टैक्स इवेजन। दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि दोनों की वजह से आपका टैक्स कम हो जाता है। लेकिन हर काम करने के 2 तरीके ना, एक कानूनी और एक गैर कानूनी, राइट? हर काम के लिए ये 2 तरीके। यहां पे कानूनी तरीका कौन सा लग रहा है, लीगल कौन सा लग रहा है? अवॉइडेंस या इवेजन? अवॉइडेंस। तो भाई अगर मुझे कानूनी तरीके से लीगली अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना है तो मैं क्या फॉलो करूं? टैक्स अवॉइडेंस। और एट टाइम्स टैक्स अवॉइडेंस को टैक्स प्लानिंग भी बोला जाता है। टैक्स अवॉइडेंस इज आल्सो टर्म्ड एज टैक्स प्लानिंग, कि वी आर प्लानिंग टैक्सेस इन अ वे कि हमारी अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए वी हैव 2 ऑप्शंस, टैक्स अवॉइडेंस कर लें या टैक्स इवेजन करें। टैक्स अवॉइडेंस के बारे में लिखा है, इसको टैक्स प्लानिंग भी बोला जाता है। ये एक लीगल एक्टिविटी है। लीगल एक्टिविटी के जरिए, लीगल वेज में रहते हुए अगर आप और मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करेंगे तो क्या फिर हम पे कोई फाइन या पेनल्टी लगेगी? यस और नो? नो। क्या हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी? यस और नो? मार्क करना शुरू करें प्लीज। देखिए जी, आगे बात करें, अगर मुझे अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करनी है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक है कानूनी तरीका, लीगल वे। उस लीगल वे को नाम दिया जाता है टैक्स अवॉइडेंस का। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब ये है कि वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटीज बाय फॉलोइंग द लीगल वेज। इसमें हम क्या करेंगे? टैक्स अवॉइडेंस किस तरीके से होती है? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसके पास 20,000 रुपए, उस पूरे 20,000 रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा। 20,000 रुपए मतलब 20,000 पाउंड्स की बात कर, राइट? यूके अथॉरिटी में एक नाम है, जिस चीज है उसका नाम दिया जाता है पर्सनल अलाउंस का। क्या नाम दिया जाता है? मैं ये पूरी बात करने लगा हूं टैक्स अवॉइडेंस को सिखाने के लिए, मैं ये पूरी बात करने लगा हूं अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए, कानूनी तरीके से कम करने के लिए, राइट? यूके में एक स्पेसिफिक अमाउंट तक कोई टैक्स नहीं है, उसको नाम दिया जाता है पर्सनल अलाउंस का। क्या नाम दिया जाता है? पर्सनल अलाउंस। यूके में पर्सनल अलाउंस की अमाउंट है 12570। यूके में अगर एक फिस्कल ईयर में एक पर्सन ने 12570 तक कमाया, उस पर कोई टैक्स नहीं है। टैक्स कब लगेगा? जब उसकी इनकम 12570 से एक्सीड होगी, राइट? अब हम एज्यूम करें कि एक पर्सन की जेब में है 20,000, आप टैक्स एडवाइजर हो, वो आपके पास आया कि भाईजान, टैक्स एडवाइजर भाई, मेरा ये स्टेटस है, मेरी ये इनकम है, 20,000 रुपए मैंने कमाए हैं, मैं चाहता हूं कि मैं टैक्स ना दूं। उसकी ख्वाहिश क्या है? कि मैं टैक्स, वो कम नहीं करवा रहा, वो डायरेक्ट क्या चाह रहा है? कि मैं टैक्स ही ना दूं। पहला ऑप्शन। अब उसको बोला कि भाई तुम अपनी इनकम शो ही ना करो, ये वाला कौन सा ऑप्शन होगा? इवेजन, राइट? लीगल तो नहीं है, इलीगल है। और आप टैक्स एडवाइजर हो, टैक्स प्रैक्टिशनर हो, आप इलीगल तरीका तो नहीं बताओगे लोगों को। आपने बोला सबसे पहले ये बता मैरिड है कि नहीं, उसने बोला यस, आपने बोला काम बन गया। देन द पर्सन विल आस्क अ क्वेश्चन कि कैसे अब मेरी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। आप बीइंग टैक्स एडवाइजर बताओगे कि भाई देखो, यूके में हर पर्सन को पर्सनल अलाउंस मिलता है, आपको भी 12570 का पर्सनल अलाउंस मिलेगा, आपकी वाइफ को भी मिलेगा। तो ऐसा करो, अब आधी इनकम अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दो। तो 20,000 रुपए फैमिली ने कमाए, 10,000 इसने अपने पास रखे, 10,000 इसने अपनी वाइफ के नाम कर दिए। दोनों का इंडिविजुअली पर्सनल अलाउंस था, दोनों की वैल्यू 12570 से कम हो गई, राइट?
तो अगर दोनों की वैल्यू पर्सन अलाउंस हर पर्सन का अलग अलग मिलता है, उससे कम 10,000 है, तो दोनों पे कोई टैक्स नहीं होगा। तो देखो दो तरीके थे, या तो बोलते कि इनकम ही शो नहीं करो, इनकम छुपा दो, टैक्स लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, या दूसरा हमने एक लीगल तरीका बताया कि भाई पर्सनल अलाउंस मिलता है, अपनी वाइफ को 10,000 की इनकम दे दो, 20,000 दोनों में इक्वली डिवाइड कर दो, दोनों की इनकम उस थ्रेशोल्ड से, उस लिमिट से कम हो जाएगी, दोनों को कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने टैक्स अवॉइडेंस इस तरीके से की कि आपने अपने टैक्स अफेयर्स को इस तरीके से मैनेज किया कि जिससे अल्टीमेटली आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई या जीरो हो गई। टैक्स प्लानिंग का मतलब ये हुआ, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब टैक्स प्लानिंग हुआ, और टैक्स प्लानिंग में हम रहते हुए अपने टैक्स अफेयर्स को, टैक्स मैटर्स को इस तरीके से डील कर रहे होते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी या तो कम हो जाए या बिल्कुल ही खत्म हो जाए। याद तक सही है। और टैक्स इवेजन क्या हुआ, आपने गैर कानूनी तरीके से, इलीगल मीन से, जो टैक्स वालों ने अलाउ नहीं किया था, जो टैक्स लॉ में अलाउड नहीं था, अगर आपने कोई ऐसा मेथड फॉलो करते हुए अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश की, तो आप टैक्स इवेजन करोगे, जिसकी वजह से आपको कहां तक जाना पड़ सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है, राइट। ये हम ऐसे डिस्कस नहीं करें, लेट मी मार्क यू कि यहां से 2 मार्क का क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में नॉर्मली पूछ रहा होता है। अब अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछ ले 2 मार्क्स के लिए कि यार टैक्स इवेजन, जल्दी से आंसर कीजिएगा, टैक्स इवेजन इज लीगल, यस और नो, टैक्स इवेजन इज इलीगल, जिसकी वजह से क्या लगता है आपके ऊपर, फाइन्स, पेनल्टीज, और टैक्स अवॉइडेंस को क्या नाम दिया जाता है, टैक्स प्लानिंग का। टैक्स प्लानिंग में रहते हुए आप कुछ ऐसे लूप होल्स आइडेंटिफाई करते हो, आप कुछ ऐसे तरीके ढूंढते हो कि वो कानूनी तरीका भी हो और अल्टीमेटली उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाए। सो इज दैट अ लीगल एक्टिविटी और नॉट? यस। टैक्स अवॉइडेंस करने से, टैक्स अवॉइडेंस रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी कम की तो आपके ऊपर कोई मसला नहीं है, आपने सही काम किया, लीगल बेस को फॉलो किया। आगे बात करते हैं। इस स्लाइड पे ना जो हेडिंग्स हैं, एक मेरे पास है इनकम बेस्ड टैक्स, दूसरा है कैपिटल बेस्ड टैक्स, और थर्ड मेरे पास है गुड्स और सर्विस टैक्स। आई रिपीट, इस पूरी स्लाइड पे मेरे पास 3 मेन हेडिंग्स हैं, प्लीज यहां पे देखिएगा और फोकस्ड रहिएगा। इस पूरी स्लाइड पे मेरे पास 3 हेडिंग्स हैं मेन, एक है इनकम बेस्ड टैक्स, दूसरा है कैपिटल बेस्ड टैक्स, और थर्ड है मेरे पास गुड्स और सर्विस टैक्स। इनकम बेस्ड टैक्स, यहां पे वर्ड बेस इसलिए यूज हो रहा है कि जिसकी वजह से टैक्स लग रहा है। इनकम बेस्ड टैक्स का मतलब इनकम कमाने की वजह से जो टैक्स लगे। कैपिटल बेस्ड टैक्स का मतलब, कैपिटल का वर्ड नॉर्मली कब यूज किया जाता है, करंट एसेट्स के लिए, नॉन करंट के लिए? नॉन करंट के लिए। नॉन करंट एसेट की वजह से लगने वाले टैक्सेस, कैपिटल बेस्ड टैक्स। और थर्ड मेरे पास गुड्स और सर्विस टैक्स। आई रिपीट वन बाय वन। नंबर 1, इनकम बेस्ड टैक्स, ऐसा टैक्स जिसकी वजह क्या बने, इनकम। कैपिटल बेस्ड टैक्स, ऐसा टैक्स जो किस वजह से लग रहा हो, नॉन करंट एसेट्स की वजह से। और गुड्स और सर्विस टैक्स, ऐसा टैक्स जिसकी वजह क्या बन रही हो, गुड्स या सर्विसेज। इनकम बेस्ड टैक्स आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इनकम टैक्स, नंबर 2 कॉर्पोरेशन टैक्स। जरा गौर कीजिएगा बात पे प्लीज। इनकम बेस्ड टैक्स के आगे 2 टाइप्स हैं, एक है इनकम टैक्स, दूसरा है कॉर्पोरेशन टैक्स। बाय द वे, अब आप लोगों को दोनों ये बातें पता है, आप और मैं इनकम कमाते हैं, हम टैक्स देते हैं, हम इंडिविजुअल पर्सन हैं, हमारे ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा होगा, इनकम टैक्स। इंडिविजुअल पर्सन अर्न्स इनकम एंड पेज टैक्स ऑन इट, और ये क्या काइंड होगी इसकी, डायरेक्ट टैक्स। एक कंपनी चलाने का पर्पस भी क्या होता है, कंपनी रन करना क्या होता है, क्या कंपनी को इसलिए रन किया जाता है टू अर्न लॉसेस, टू अर्न प्रॉफिट्स,
और दूसरी ख्वाहिश क्या होती है, प्रॉफिट हर साल कमाया भी जाए और हर साल प्रॉफिट ज्यादा भी हो, मैक्सिमाइज भी हो, राइट। तो एक कंपनी भी सारा ये काम कारोबार करती है पैसा जनरेट करने के लिए, तो कंपनी को भी उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो इनकम बेस्ड टैक्स क्या हुआ, ऐसा टैक्स जो इनकम कमाने की वजह से लगे, लेकिन जब कंपनी टैक्स देगी तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स। अ कंपनी अर्न्स इनकम एंड पेज ऑन और प्रॉफिट्स एंड पेज टैक्स, तो ये कॉर्पोरेशन टैक्स होगा। और ये कौन सा टैक्स है आपके लिए, डायरेक्ट टैक्स। नंबर 3, जहां पे वर्ड आया था कैपिटल का, वहां पे मैं क्या लिखूंगा, मैं कैपिटल किस वजह से लिख रहा हूं यहाँ पे, नॉन करंट एसेट्स की वजह से। नॉन करंट एसेट्स की वजह से वर्ड आ गया कैपिटल। ऐसा टैक्स जिसकी वजह नॉन करंट एसेट्स बने। दो कैटेगरीज नजर आ रही होंगी आपको, एक आपको नजर आ रहा है कैपिटल गेन टैक्स, एक आपको नजर आ रहा है इनहेरिटेंस टैक्स। ये दोनों भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल ऑन द सेल, ट्रांसफर, गिफ्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, और ये भी कौन सा टाइप है आपकी, डायरेक्ट टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स कब लगता है, इज एप्लीकेबल ऑन द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। कौन से एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, नॉन करंट एसेट्स एट टाइम ऑफ डेथ। इसके आगे क्या लिखा है, नीदर काइंड ऑफ टैक्स, राइट। अभी तक हमने 4 हेडिंग्स पढ़ ली, 2 इनकम बेस्ड टैक्स में, 2 कैपिटल बेस्ड टैक्स में। इनकम बेस्ड टैक्स की हेडिंग्स के नाम आपके सामने, इनकम टैक्स जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, कैपिटल गेन भी एक क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन इनहेरिटेंस के बारे में क्या लिखा है, नीदर काइंड, ये ना ये डायरेक्ट है ना ही इनडायरेक्ट है। देखो बात सुनो, ये डायरेक्ट हम तीनों के लिए डायरेक्ट क्यों कहा, क्योंकि या तो इनकम कमाए या गेन कमाए, इस कमाने की वजह से, बेशक वो इनकम हो या गेन हो, इस इनकम या गेन की वजह से जब टैक्स देना पड़ रहा है तो वो कौन सा टैक्स है हमारे लिए, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टली एप्लीकेबल ड्यू टू अर्न्ड इनकम और गेन्स। यहां पे बंदा पहले ही पूरा हो चुका, डेथ हो चुकी है, ना वो इनकम कमा रहा है ना वो गेन कमा रहा है, वो तो पूरा हो गया, उसकी स्टेट दूसरों को ट्रांसफर हो रही है। तो इसीलिए ना ही मैं इसको डायरेक्ट बोल रहा हूं ना ही इनडायरेक्ट बोल रहा हूं। इनहेरिटेंस टैक्स इज नीदर काइंड ऑफ टैक्स, यहां तक याद रहेगा। और लास्ट, गुड्स और सर्विस टैक्स। गुड्स और सर्विस टैक्स एक ऐसा टैक्स जो को किस वक्त एप्लीकेबल होता है, ऑन द कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसको क्या नाम दिया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स, और ये नाम है वैट। और ये कौन सी काइंड है इसकी, इनडायरेक्ट टैक्स। यहां पे इनकम कमाने की वजह से टैक्स नहीं लग रहा, यहां पे कमाई गई इनकम को खर्च करने की वजह से टैक्स लग रहा है, राइट। आई रिपीट, गुड्स और सर्विसेज पे जो वैट लग रहा है ये इनकम कमाने की वजह से नहीं लग रहा, ये किस वजह से लग रहा है, इनकम खर्च करने की वजह से लग रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए कोई ऑप्शन है ना, खर्चे नहीं करो, ना गुड्स यूज करो ना सर्विसेज कंज्यूम करो। इफ यू वांट टू अवॉइड वैट, स्टॉप स्पेंडिंग। आप पूरा पैसा अपने पास रख के छोड़ो, जिंदा रहना छोड़ दो, चीजें खरीदना छोड़ दो, सर्विसेज अवेल करना छोड़ दो, तो ही जाके आपका ये वैट जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये आपके लिए अवॉइड कर सकोगे, अदरवाइज नहीं, राइट। और जो लोग अपनी कैटेगरी के, उनको पता होगा कि बहुत सारी चीजें महंगी हो गई हैं रिसेंटली, सही, उसमें सबसे ज्यादा तो आप परेशान हो रहे होंगे कि भाई 250 वाला 500 का हो गया, ऐसा ही है। जी, अभी बजट आने वाला है, उसमें और भी प्राइसेस इंक्रीज होंगी, राइट। तो देखो जितनी भी अभी हम जो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, इस पे रिसेंटली पाकिस्तान में भी बहुत सारे टैक्सेस बढ़े। क्या ये डायरेक्ट टैक्स बढ़ा है या इनडायरेक्ट बढ़ा है, और इनडायरेक्ट टैक्स किसके लिए, बातें नहीं प्लीज। और इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली किसके लिए होता है, हम गरीबों के लिए होता है, कंज्यूमर के लिए, एंड कंज्यूमर के लिए होता है, राइट। इन हेडिंग्स के बारे में अगर कुछ कोई भी अनक्लैरिटी अभी है भी तो टेंशन नहीं है, पूरे टेक्स्ट में हम यही बातें पढ़ेंगे, इतनी दफा हम सीखेंगे कि हमारे दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगे, राइट। चले आए, जी जी प्लीज, जी बिल्कुल। एक अच्छा सवाल आया है, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं ऑनलाइन वाला कि सर गिफ्ट ऑफ नॉन करंट एसेट पे गेन कैसे होगा। लेट मी शो यू द रेलिवेंट स्लाइड। हमने यहां पे बात की कि कैपिटल गेन टैक्स लगेगा बेशक एसिड आपने बेचा हो, बेशक एसिड आपने बेचा हो
ट्रांसफर किया हो, गिफ्ट किया हो। यूके में आप रहते हो और आपने एक अच्छा सा फोन खरीदा और किसी को गिफ्ट कर दिया। HMRC बोलेंगे इधर आओ, इधर आओ, और आके हमें इस पे कैपिटल गेन टैक्स दो। आप बोलोगे मैंने बेचा थोड़ी है, मैंने तो गिफ्ट किया है। HMRC बोलेगे हमें नहीं मालूम कि आपने बेचा है या गिफ्ट किया है, हम नहीं मानते ऐसे गिफ्ट को। हम इस गिफ्ट को एक सेल ट्रांजैक्शन की तरह ही देखते हैं। भले आपने कुछ कैश रिसीव नहीं किया, बेशक आपने कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं की, बेशक आपने अपने किसी मीठे प्यारे को ये गिफ्ट किया है, हम नहीं मानते। हम इस ट्रांजैक्शन को ऐसे देखते हैं कि जैसे आपने ये चीज किसी को बेची है, चलो आओ इसका डिस्पोजल प्रोसीड रिकॉर्ड करो, जितनी इसकी मार्केट वैल्यू थी उतने का डिस्पोजल रिकॉर्ड करो, इसमें से इस एसेट की कॉस्ट माइनस करो और उस पर गेन निकालो, उस पर हम टैक्स लगाएंगे। हम नहीं मानते गिफ्ट को। राइट, क्लियर है भाई सबको? तो बेशक यूके में आपने कोई एसेट सेल किया हो, गिफ्ट किया हो, ट्रांसफर किया हो, अपने किसी ब्लड रिलेशन की वजह से सस्ते में कोई एसेट बेच दिया हो, मार्केट वैल्यू थी 1,00,000 रुपए किसी चीज की, आपने अपने सिबलिंग को बेच दिया 70,000 रुपए में, तो HMRC बोलते हैं हम नहीं मानते ये खूनी रिश्ते। आपने अपने कोई एसेट फादर से को बेचा, अपने ब्रदर से लिया, तमाम तरह की ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू। राइट, बेशक वो गिफ्ट हो या सेल एट लेस देन मार्केट वैल्यू, तमाम तरह की ट्रांजैक्शन मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगी, गेन कैलकुलेट होगा और उस पर टैक्स लगेगा। जी, यहां तक क्लियर है सारे लोग? जी प्लीज। जी देखें, ये पूरा काम हो रहा है जिंदगी में जब बंदा अलाइव है, और ये वाला काम कब हो रहा है? एट टाइम ऑफ डेथ हो रहा है। राइट, तो इसलिए कैटेगरी डिफरेंट हो गई। चले, अब आपके थोड़े से कैलकुलेटर चलाने का टाइम भी आ गया, अब जरा कुछ कैलकुलेशन एस्पेक्ट की तरफ भी चलेंगे। अगेन मेरे पास जो सबसे ऊपर टॉप पे हेडिंग है इनकम टैक्सेस की, अब हमें सबको याद हो गया इनकम टैक्स किसे बोला जाता है, कंपनी के टैक्स को, इंडिविजुअल के टैक्स। और इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन के लिए वर्ड यूज होता है इनकम टैक्स का, और सारी कंप्यूटेशंस किन डेट्स के लिए परफॉर्म की जाती हैं? फिस्कल ईयर 22-23, इस दिन से स्टार्ट होगा और इस दिन पे एंड होगा। अब एक छोटी सी चीज याद रखना कि इनकम टैक्सेस के लिए, फर्ज करो, चलो यहीं से समझते हैं, 2 मिनट के लिए रुके। एक पर्सन के मैक्सिमम सोर्सेस ऑफ इनकम क्या हो सकते हैं? आई रिपीट माई क्वेश्चन, जो लोग मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो प्लीज यहां पे भी ध्यान दे लें। एक पर्सन के, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पर्सन, आप और मैं अपनी जात के ऊपर रख लेते हैं, हमारे मैक्सिमम सोर्सेस ऑफ इनकम कितनी तरह के हो सकते हैं? इन 6 के अलावा कोई 7वां हो सकता है? सोच के जवाब देना दोबारा से प्लीज। इन 6 के अलावा कुछ 7वां हो सकता है? अब ये बोलोगे गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, है ये नहीं भाई, लीगल वेज की बात कर रहा हूं। जरा सोचो, हम बचपन से देखते हैं हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने अपनी प्रॉपर्टीज रेंट पे दी हुई है, उनको हर महीने क्या मिल रही होती है? रेंटल इनकम। रेंटल इनकम किस कैटेगरी में जाती है? प्रॉपर्टी इनकम। मेरे प्यारों याद रखना, ये प्रॉपर्टी इनकम प्रॉपर्टी के बेचने खरीदने की बात नहीं हो रही। ये प्रॉपर्टी इनकम यहाँ पे किसने लिखा गया? यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इनकम में रेंटल इनकम की बात हो रही है। फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम रेंटल इनकम। नंबर 2, फिर हमने ACC F9 तक कर लिया, ये एफिलिएट हो गए, जॉब पे चले गए, हमें एक इनकम मिलना शुरू की, वो कौन सी इनकम होगी? एम्प्लॉयमेंट इनकम। फिर कुछ पैसे जमा करके हम सोचेंगे यार जॉब से काम नहीं चल रहा, कुछ काम धंधा भी खोल लेते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो वहां से एक इनकम मिलेगी, वो कौन सी होगी? ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम। 3 तरह के सोर्सेस, नंबर 1 रेंटल इनकम, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट इनकम, नंबर 3 ट्रेडिंग इनकम, नंबर 4 आपने कहा यार अब कुछ और पैसे बच गए, मस्ती है पैसों की, कहीं ना कहीं लगाना है, चलो ऐसा करते हैं किसी कंपनी के लोन नोट्स खरीदते हैं, तो वहां से भी आपको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा होगा, वो फिक्स रिटर्न आपके लिए कौन सी इनकम होगी? इंटरेस्ट इनकम या सेविंग इनकम भी कहा जाता है इसको। इंटरेस्ट इनकम को क्या बोला जाता है आपके पास? सेविंग्स इनकम भी कहा जाता है। फिर आपने F9 भी पढ़ लिया
और आपने कोर्स कर लिया स्टॉक ट्रेडिंग का, आपको शेयर्स का भी पता चल गया, कुछ शौक पैदा हुआ, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, वहां से भी इनकम मिलना शुरू होगी, वो आपकी कौन सी होगी? डिविडेंड इनकम। फिर एक टाइम आता है जब आप बिल्कुल फारिग होकर घर बैठ जाते हो, फिर भी कुछ पैसे आ रहे होते हैं, वो कौन सी इनकम होती है आपकी? पेंशन इनकम। तो भाईजान, एक पर्सन की पूरी लाइफ साइकिल में ये 6 तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं, राइट? नंबर 1 प्रॉपर्टी, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट, नंबर 3 ट्रेडिंग, नंबर 4 इंटरेस्ट, 5 डिविडेंड, 6 पेंशन। 6 तरह के सोर्सेस के अलावा 7वां को माइंड में आता है, वो ट्रेडिंग करते हैं ना, राइट? उनका काम कारोबार क्या है? घर बनाना बेचना, तो उनका ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है। जी, कोई और किसी का कोई वैलिड क्वेश्चन प्लीज? कमीशन, वेरी गुड। कमीशन किसने बोला प्लीज? आप कोई भी कमीशन एजेंट के तौर पे भी काम कर रहे हो तो आप, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, एक स्टेट एजेंट की बात करो। स्टेट एजेंट या तो प्रॉपर्टीज रेंट पे दिलाता है या घरों को बेचता और खरीदता है, बीच में अपना कैरेक्टर प्ले करता है, उसका काम कारोबार है, उसके लिए भी वो कौन सी एक्टिविटी है आपकी? ट्रेडिंग इनकम, राइट? तो भाईजान, यूके में प्रॉपर्टी पे अलग टैक्स नहीं लगेगा, रेंट पे अलग टैक्स नहीं लगेगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम पे कोई अलग टैक्स नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पे कोई अलग टैक्स नहीं लगेगा। कीप रिमेंबर, इनकम टैक्सेस के लिए हम किसी भी पर्सन के जो भी सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, सबसे पहले उनको ढूंढते हैं, इन सबको एक साथ ऐड करवाने के बाद वी गेट टोटल इनकम। कीप रिमेंबर, इट्स अ डे 1, और ये बेसिक चीजें हमें पूरे टैक्स के पेपर में हेल्प आउट करेंगी। यूके में इनकम टैक्स फाइंड करने के लिए हर सोर्स ऑफ इनकम पे अलग अलग टैक्स नहीं होगा, इन सबको एक साथ ऐड करके टोटल इनकम ढूंढी जाएगी। इस टोटल इनकम में एक चीज माइनस की जाएगी जिसका नाम दिया गया पर्सनल अलाउंस का। पर्सनल अलाउंस हमारा बुकिश टर्म है, आप इस चीज को टैक्स फ्री इनकम भी समझ सकते हो। आप पर्सनल अलाउंस को क्या समझ सकते हो? एज टैक्स फ्री इनकम, कि एक स्पेसिफिक अमाउंट तक अगर इनकम कमाई तो वहां पे कोई टैक्स नहीं होगा। इसका नाम क्या दिया जाता है? पर्सनल अलाउंस का। और ये पर्सनल अलाउंस की अमाउंट फिक्स्ड है, कितनी है? 12,570। लेकिन ये कौन से फिस्कल ईयर के लिए है? हमारा रेलिवेंट फिस्कल ईयर इज 22-23। ये ईयर ऑन ईयर चेंज होता रहता है, लेकिन फॉर दिस 4 एग्जाम सेशन, जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23, मार्च 24, इन 4 एग्जाम सेशंस में पर्सनल अलाउंस की अमाउंट फिक्स कंसीडर की जाएगी, दैट इज 12,570। यहां तक सही है? तो इनकम टैक्सेस के लिए हमने सबसे पहले कहा कि इंडिविजुअल पर्सन का टैक्स इनकम टैक्स है, कैलकुलेशंस होंगी फिस्कल ईयर 22-23 के अकॉर्डिंगली। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सोर्सेस ऑफ इनकम ढूंढे जाएंगे, जो कि मैक्सिमम कितनी तरह के हो सकते हैं? 6 तरह के। सबको एडअप करवा के टोटल इनकम फाइंड की जाएगी। टोटल इनकम में से पर्सनल अलाउंस माइनस किया जाएगा। पर्सनल अलाउंस माइनस होने के बाद आपके पास टैक्सेबल इनकम आएगी। अब ये वो इनकम होगी जिस पे टैक्स लगेगा। टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा था, टैक्स लगाने के लिए टोटल में से पर्सनल अलाउंस माइनस किया, टैक्सेबल इनकम। यहां तक सारे क्लियर है भाई? जी होता है, इकरा होता है। एक छोटा सा सवाल आपसे, इज दैट नेसेसरी कि हर पर्सन के लाजमी है कि पूरे 6 के 6 सोर्सेस ऑफ इनकम ही हो? बिल्कुल सही कहा आपने, नो, जरूरी नहीं है कि हर पर्सन के ये 6 सोर्सेस ही हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सिर्फ जॉब करते हो, मैंने क्या वर्ड यूज किया? सिर्फ जॉब करते हो, तो आपका एक सोर्स ऑफ इनकम होगा जो कि एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर एक पर्सन, उसने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है शेयर्स में, उसने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है लोन नोट्स में, डिबेंचर्स में, तो उसके लिए 2 तरह के सोर्स ऑफ इनकम होंगे, एक इंटरेस्ट इनकम होगा, दूसरा डिविडेंड इनकम होगा। एक ऐसा पर्सन जो अपना जॉब भी करता है और अपना बिजनेस भी रन करता है, उसके लिए 2 सोर्स ऑफ इनकम होंगे, एक एम्प्लॉयमेंट, दूसरा ट्रेडिंग। आपके पेरेंट्स ने अगर कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और कुछ और नहीं करते,
फिर भी इनकम कमा रहे हैं, तो उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो क्या है? रेंटल इनकम। तो ये कोई कसम नहीं है कि लाजमी है कि पूरे 6 सोर्सेस ही हो, किसी पर्सन के कम सोर्सेस ऑफ इनकम भी हो सकते हैं। बहरहाल हम इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के लिए सारे सोर्सेस को एक साथ ऐड करवाएंगे, पर्सनल अलाउंस माइनस करेंगे, टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। यहां तक सही है? अब टैक्सेबल इनकम को निकाल के बैठ के देख के खुश नहीं होते रहना, इससे आगे भी बढ़ना। इस टैक्सेबल इनकम पे अगले स्टेप पे बात करते हैं। इस टैक्सेबल इनकम पे फाइनली फिर हम क्या अप्लाई करेंगे? बाय द वे, कुछ आप में से ऐसे बच्चे भी होंगे जो सोच रहे होंगे यार ये तो ब्रेक भी नहीं दे रहा, सही है? तो बीइंग फर्स्ट क्लास आई वुड नॉट बी टेकिंग इट टू 6:30, आई वुड बी एंडिंग ऑन 5:30, राइट? से तो इसलिए नो ब्रेक, और मैं 5:30 पे अपनी क्लास ऑफ करूँ। अच्छा जी, अब एक्साइटमेंट से जरा बाहर आके वापसी आ जाए। टैक्सेबल इनकम आ गई। इस टैक्सेबल इनकम पे हमने टैक्स रेट्स अप्लाई करने। टैक्स रेट्स अप्लाई करने के बाद हम कहां तक पहुंच जाएंगे फाइनली? वेरी राइट, इनकम टैक्स लायबिलिटी। आई रिपीट, सिलसिला कहां से शुरू हुआ? इनकम टैक्सेस। मैं अगर यूके में हूं, मुझे अपना टैक्स कैलकुलेट करना है, तो मुझे अपने सोर्सेस ऑफ इनकम देखने पड़ेंगे। टोटल इनकम आएगी, पर्सनल अलाउंस माइनस करूंगा, टैक्सेबल इनकम आएगी। टैक्सेबल इनकम पे वी शैल बी अप्लाइंग द टैक्स रेट्स टू फाइंड द इनकम टैक्स लायबिलिटी। टैक्स रेट भाईजान 3 तरह के हैं। एक 20% है, एक 40% है, और एक 45%। ऐसा पर्सन जो 20% तक का टैक्स पे कर रहा होगा उसका नाम दिया जाएगा BRTP। 20% वाला बेसिकली क्या है? बेसिक रेट है। जो पर्सन इस रेट पे टैक्स दे रहा होगा वो क्या होगा? बेसिक रेट। टीपी स्टैंड फॉर टैक्स पेयर। सेकेंड वन इज हाई रेट। हाई रेट है 40%। पर्सन का नाम क्या रखेंगे? हाई रेट टैक्स पेयर। और लास्ट वन है एडिशनल रेट बैंड। तो जो पर्सन 45% पे टैक्स दे रहा होगा उसको क्या बोला जाएगा? एडिशनल रेट टैक्स पेयर। नहीं, वो बोलना सही चाह रहे थे, बोल गलत गए। जिनके पास कम इनकम है वो कम टैक्स दें, जिनके पास ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स है, राइट? होना ऐसे ही चाहिए, लेकिन क्या करें? आई रिपीट, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यूके में 40% के रेट पे टैक्स दे रहा हूं तो मेरा स्टेटस क्या होगा? हाई रेट टैक्स पेयर। अगर आप लोग 45% तक टैक्स दे रहे तो आपका स्टेटस क्या होगा? एडिशनल रेट टैक्स पेयर। और अगर ऐसा पर्सन जो 20% पे टैक्स दे रहा होगा वो क्या होगा? बेसिक रेट टैक्स पेयर। याद रख सही है। ये जो टैक्स रेट्स हैं, these are applicable in the form of bands. फर्स्ट बैंड लिमिट कहां तक है? 1 पॉइंट से लेकर 37,700। अगर एक पर्सन की इनकम बोलूं, टोटल इनकम बोलूं या टैक्सेबल इनकम बोलूं? टैक्सेबल इनकम बोलूं। हम ये टैक्स रेट्स कौन सी इनकम पे अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों? टैक्सेबल इनकम पे कर रहे हैं। तो अगर एक पर्सन की टैक्सेबल इनकम 1 पॉइंट से लेकर 37,700 के अंदर फॉल की, तो ये कौन सा बैंड है? बेसिक रेट बैंड। पर्सन वुड बी पेइंग टैक्स एट 20%। और पर्सन कौन सा होगा? बेसिक रेट टैक्स। नाउ अगर एक पर्सन की इनकम 37,700 से ज्यादा हुई, और कहां तक हुई? 150 तक, 1.5 लाख पाउंड तक, तो ऐसा पर्सन का स्टेटस होगा हाई रेट बैंड है, 40% का टैक्स देगा, और पर्सन स्टेटस क्या होगा? हाई रेट टैक्स। यहां तक सही है। और अगर टैक्सेबल इनकम, देखो मैं इस हाईलाइटेड से बात कर रहा हूं, ये जो भी बैंड लिमिट्स है मैं इनसे लिंक कर रहा हूं इस चीज को। ये सारी टैक्सेबल इनकम चेक की जाएगी। अगर एक पर्सन की टैक्सेबल इनकम, बहुत अमीर पार्टी, अमीर बंदा है, 150,000 पाउंड से भी ज्यादा उसकी इनकम है, उसका स्टेटस होगा एडिशनल रेट टैक्स पेयर, और उसके लिए रेट ऑफ टैक्स कितना होगा? 45%। आखिरी चीज भी प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलता है। लेकिन
वो कौन सी इनकम थी? पर्सनल लॉस माइनस वो इनकम कितने हुए? अब एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, लेट्स से मेरी टैक्सेबल इनकम है, गौर से सुन के सोच के जल्दी नहीं मचाइएगा, केयरफुली आंसर कीजिएगा। अगर मैं बोलूं यहां पे टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन इज 40,000, पर्सन की टैक्सेबल इनकम है 40,000, तो ये कितना टैक्स है? जिन बच्चों ने इस 40,000 को देखते ही बोल दिया डायरेक्ट 40%, जो बच्चे डायरेक्ट हो गए, एग्जामिनर भी डायरेक्ट हो जाए, डायरेक्ट फेल कर। तो याद रखिएगा ये जो बैंड्स है ना, इन बैंड्स को नहीं भूलना। टैक्सेबल इनकम 40,000 है, तो इसमें से जो शुरू की 37,700 है, इसमें कितना लगेगा, और जो एडिशनल होगी एक्स की अमाउंट, उस पर कितना लगेगा, 40%। सो समझाने का मतलब ये है, आपने ऐसा नहीं सोचना कि यार 40,000 इज मोर देन 37,700, चलो लगा दो 40%, ऐसा नहीं करना। आपने बैंड लिमिट्स को फॉलो करना है हमेशा से। और ये मेरी बताई गई चीज अगली 7 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगी। आई रिपीट, कभी भी ये नहीं देखना कि यार दिस 40,000 इज मोर देन दिस, इसमें फॉल किया तो लगा दो 40%, ऐसा नहीं करना। दीज आर दी बैंड लिमिट्स, और जो भी टैक्सेबल इनकम होती है बैंड लिमिट्स में रहते हुए आपका काम तमाम चल रहा हो। चले आए इसके जरा कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस देखते हैं, फिर मजीद कुछ और बातें करने के बाद एज आई टोल्ड यू आई वुड बी एंडिंग एट 5:30, तो जब तक इंशाल्लाह हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। चले जरा अपने पास कहीं भी या तो कैलकुलेट करके छोड़ दें, या कि लिखना चाहे तो लिखे। एग्जाम्पल 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू, स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस वन प्लीज। हाँ सब भेज दूंगा, टेंशन। हो गया भाई? क्या आई टैक्स लायबिलिटी, क्या आई? सॉरी, कोई ऐसा बच्चा है जिसने टैक्स लायबिलिटी निकाल ली हो? 3486 हमें चाहिए ही नहीं थी। और कीजिएगा, हमें चाहिए क्या? अगर आप में से किसी ने टैक्स लायबिलिटी फाइंड कर दी, कोई मसला नहीं है, एग्जाम में बैठ के ये हरकतें नहीं कर। एग्जाम में आपने रिक्वायरमेंट को केयरफुली समझना है। आपकी रिक्वायरमेंट में अगर आपसे टैक्सेबल इनकम पूछ रहे हैं, तो व्हाई यू वुड बी कैलकुलेटिंग द इनकम टैक्स लायबिलिटी, व्हाई एक्स्ट्रा डेढ़ होशियारी? तो यही तक रुक जाना हमने खुद, राइट? टोटल इनकम इज 30,000, पर्सनल अलाउंस कितना मिलता है? 12570 माइनस किया, टैक्सेबल इनकम इज 17। बातें नहीं प्लीज, हमें सिर्फ टैक्सेबल इनकम तक जाना था, हमने फाइंड कर दी। चले जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 2। हो गया भाई? यहां भी रिक्वायरमेंट है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो। अब टोटल इनकम भी 10,000 दी हुई है, पर्सनल अलाउंस मिलता है 12570, माइनस किया तो डिफरेंस कितना आ गया, 2570। बिल्कुल सही। इस नेगेटिव, जरा गौर से सुनिएगा एक पॉइंट, अब यहां पे टैक्सेबल इनकम नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये कि अब हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे नहीं, बल्कि गवर्नमेंट से टैक्स वापस लेंगे। Who the hell we are to get tax from government? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसा कभी कुछ हो तो आपने इसको
क्रॉस कर देना है। तो करना क्या है, अगर आपकी टोटल इनकम 10,000 है जैसे इस केस में, तो आप अपना पर्सनल अलाउंस भी 10,000 रखेंगे ताकि आपकी टैक्सेबल इनकम नील हो जाए, नेगेटिव फिगर नहीं आ सकता। अब आप अगली चीज भी सुन लो, आई रिपीट दिस वन, 10,000 अगर टोटल इनकम पर्सनल अलाउंस से कम है, वी शैल बी रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ पर्सनल अलाउंस ताकि आपकी टैक्सेबल इनकम नील हो जाए, नेगेटिव ना हो। नेगेटिव होने का मतलब यह कि अब टैक्स देने की बजाय अब आप अथॉरिटी बन के टैक्स लेने वाली, ऐसा पॉसिबल नहीं। जहां पे आपने अपनी पर्सनल अलाउंस की अमाउंट को कम किया, उसके साथ हम आइंदा लिखेंगे रिस्ट्रिक्टेड। क्या लिखेंगे? इस रिस्ट्रिक्टेड वर्ड से हमें यह बात समझ में आएगी कि इस 10,000 की बजाय ऑल्दो एक और ज्यादा अमाउंट अलाउड थी, लेकिन हम उसको अवेल नहीं कर सकते थे। 12570 की अमाउंट को हमने रिस्ट्रिक्ट किया, और कितनी अमाउंट यूज की? मैक्सिमम 10,000, ताकि हमारी टैक्सेबल इनकम नील हो जाए, नेगेटिव ना हो। यहां तक सही भाई? जी ऑनलाइन वन से यहां तक क्लियर है? कुछ भी नहीं करेंगे दोस्त, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना असद, ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी सब लोग प्लीज, एग्जाम्पल 2 वाली बात क्लियर है सबको? ऑनलाइन वन में आपकी चैट बॉक्स की तरफ देख रहा हूँ, प्लीज जरा जल्दी क्विकली रिप्लाई कीजिएगा। चलें, गुड हो गया। चलें एग्जाम्पल नंबर 3, जल्दी से, अभी पता चल जाता है कितनी बातें समझ में आई हैं। अब रिक्वायरमेंट देखो, कैलकुलेट करना है इनकम टैक्स लायबिलिटी। नाउ द रिक्वायरमेंट इज टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स लायबिलिटी। अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि दूसरे जवाब देंगे तो हम भी उस पर हाँ मिला देंगे, तो यार एक दफा प्लीज कैलकुलेट करो। जिसने नहीं किया एक दफा कोशिश कर लो, क्या वाकई उस वैल्यू पे पहुंच रहे हैं? टोटल इनकम इज 35,000। पर्सनल अलाउंस अगर मैं माइनस करवा दूं 12,570,22430। अब देखो आगे करना क्या है, आप बैंड लिमिट लिखोगे, कुछ आदतें डे 1 से अपने पास अपना लो। बेसिक रेट बैंड लिमिट कहां तक होती है? 1 पॉइंट से लेकर 37,700 तक। फिर आपने कहा ये वाली टैक्सेबल इनकम पूरी की पूरी इस बैंड में फॉल कर रही है। 22,430 is less than 37,700, so the rate of tax will be 20%. Resultingly 4,486 would be the income tax liability. यहां तक सही सर? ऑल्दो आपने 4,486 कैलकुलेट किया होगा, बट एग्जाम में कुछ चीजें आपको लिख के बयान करना होती, शो करना होती। तो आप यहाँ पे इस तरीके से बोलोगे कि टैक्सेबल इनकम इज 22,430 इज लेस देन द बेसिक रेट बैंड लिमिट, so we shall be applying the basic rate of tax, and 4,486 is a income tax liability. खामोशी से प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 4,
चलें जी, अब यहां पे टोटल इनकम हमारे पास है 5,7,850। जल्दी से पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद अमाउंट कितनी आ गई? 4,5,280। यहां भी मैंने बेसिक बैंड लिमिट को फॉलो किया, 1 से लेकर 37,700 तक मैं यहां पे रुका। मैंने कहा इस अमाउंट में से 4,5,280 विच इज अ टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक रेट बैंड लिमिट, तो इतनी अमाउंट तक 20% टैक्स लगाओ, रिजल्टिंगली 7,540। यहां तक सही है? 45,280 में से हमने बेसिक रेट बैंड लिमिट तक 20% का टैक्स लगाया, बाकी अमाउंट बची कितनी? 4,5,280 माइनस 37,700, 7,580 तक हमने 40% लगाया और टोटल अमाउंट कितनी आ गई? यहां तक सही है? मेजॉरिटी अमाउंट का सही लग रहा है, क्लियर है? अगला सवाल दूं? जाओ ये लो। एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 एक साथ अटेम्प्ट कर लें, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है आसमान, देखते हैं। सोलिया, आसमान आपका सही था ये। सोलिया देखते हैं इसका क्या बनता है। हो गया? देखते हैं सैयद कनान, वेट फॉर द थिंग्स। Others are also requested to share your answers. हो गया ये वाला? हो गया। Can you use it? कहाँ से होता है खत्म? सही है। यहाँ कुछ मसला दिख रहा है, बट चेक करते हैं। जी एटलीस्ट एग्जाम्पल नंबर 5 सबकी हो गई? फिक्स के लिए वेट करूं या स्टार्ट करूं? ओके स्टॉप राइटिंग प्लीज। जिसका जितना हो गया प्लीज रुक जाए। मैंने देखा कुछ ऐसे मुजाहिदीन में थे जिन्होंने 1,12,000 यहां लिखा,
फिर उसमें से 12570 माइनस किया और अमाउंट कैलकुलेट की टैक्सेबल इनकम। ये क्या फिर? देखो मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, आज एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, दोबारा नहीं दूंगा पूरे टेक्स्ट में। आज एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, दोबारा टेक्स्ट में कभी नहीं दूंगा। आज की एग्जाम्पल आपको पूरे टेक्स्ट में याद रहेगी। भाईजान इतनी तस्वीर देख के कभी फैसला नहीं करना, याद पूरा देख लेना, गौर से पढ़ लो सवाल। आपने आधी तस्वीर देखी, फैसला कर दिया, आपको ऑलरेडी टैक्सेबल इनकम दी हुई है, दोबारा क्यों पर्सनल लॉस में घुस रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं करना, यहां पे डायरेक्टली टैक्सेबल इनकम आपको दी हुई है। चले बातें नहीं प्लीज। अब अगर टैक्सेबल इनकम 112,000 है तो आ जाओ 1 से 37,700 तक, इस अमाउंट में से शुरू के 37,700 तक रेट ऑफ टैक्स विल बी 20%, 7540। अब अगली चीज समझो, ये वाली टैक्सेबल इनकम वाज मोर देन 37,700 बट वाज लेस देन 150,000। सर ये 150 कहां से पैदा किया? ये 150 सेकंड बैंड की लिमिट है। फर्स्ट बैंड की लिमिट 37,700 है, सेकंड बैंड लिमिट 150,000 तक है, और थर्ड बैंड लिमिट 150 से ज्यादा है। ये 112,000 इज मोर देन बेसिक रेट बट लेस देन हाई रेट लिमिट। तो अब हमने बोला कि 112,000 में से शुरू के 37,700 पे टैक्स लग चुका, बाकी कितना बचा? 74,300 तक कितना टैक्स लगेगा? 40%। कितनी अमाउंट आ गई? 29, और टोटल टैक्स लायबिलिटी इज 37। याद रख, सही है। अगले एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पे भी टैक्सेबल इनकम दोबारा आपको दी हुई है। होपफुली आपने अब बात समझ ली होगी। अगर टैक्सेबल इनकम डायरेक्टली दी हुई है तो मैं इसको टैक्सेबल के सामने लिखता हूं। अब मैंने वही बैंड लिमिट से स्टार्ट की। फर्स्ट बैंड लिमिट इज 37,700। अब देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले टैक्सेबल इनकम के लिए एक पॉइंट लिख रहा हूं कि दिस टैक्सेबल इनकम ऑफ 180,000 इज मोर देन बेसिक रेट बैंड एंड ऑल्सो मोर देन हाई रेट बैंड। तो मैंने कहा 37,700 तक तो 20% लगेगा। अब बात सुनो, अब मैं यहां पे डायरेक्टली 180 लिखूं या 150 लाऊं बीच में? सोच के जवाब देना प्लीज। क्या बैंड लिमिट्स को इग्नोर करना है या लेकर चलना है साथ में? साथ लेकर चलना है। तो कभी भी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम सेकंड बैंड लिमिट से भी ज्यादा हो रही हो तो अब यहां पे सेकंड बैंड लिमिट लिखो। 2 मिनट के लिए रुक जाएगा, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो मेरी बात के बाद समझ में आ जाएगा। मैंने आपको कहा कि अगर टैक्सेबल इनकम आपकी सेकंड बैंड लिमिट से भी ज्यादा जा रही हो तो सेकंड बैंड लिमिट जहां पे एंड होती है वो अमाउंट लिखो, उसमें से बेसिक रेट वाली अमाउंट को लेस करो। ये अमाउंट कितनी आ गई? इसमें लगाओ 40%, 44। अब आखिर में थर्ड स्टेप में जाके अब आप ये वाली अमाउंट उठाओगे 180,000, इसमें से कितना माइनस करें? अभी 150, एक्स्ट्रा कितना हुआ? 30,000, एक्स्ट्रा पे कितना लगेगा? इन सबको टोटल किया, इनकम टैक्स लायबिलिटी इज। अब एक चीज गौर करें, जब आपने इन दो को सम करेंगे, अगर फॉर रीचेकिंग पर्पसेस अगर आप इन दो को सम अप करेंगे तो योर अमाउंट वुड बी इक्वल टू 150। 37,700 प्लस 112,300 इज इक्वल टू 150। और अगर आप इन तीनों को सम अप कर देंगे इट वुड बी कमिंग 180,000। तो अगर आपका कभी टैक्सेबल इनकम सेकंड बैंड से भी ज्यादा जा रही हो तो फिर सेकंड स्टेप में सेकंड बैंड लिमिट रखो, उसमें से 37,700 माइनस करो, डिफरेंस की अमाउंट तक कितना लगेगा? 40%।
और 150 से ज्यादा जो अमाउंट होगी उस पर कितना लगेगा 30%। कुछ मैंने ऐसे भी चलते फिरते देखा, कुछ बच्चों ने ये स्टेप करने के बाद डायरेक्टली 180 माइनस 37,700 किया था, गलत किया था। ऐसे फॉलो करना है, ये बैंड लिमिट्स इस तरीके से आप इनको फॉलो करोगे। याद तक सही है? अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो अब इंशाल्लाह अगले एग्जाम्पल में किसी की गलती नहीं होनी चाहिए, राइट? लेट मी शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करें प्लीज, कॉपी करें। बाय द वे अगले सवाल में ये लें, जब तक कॉपी करते रहे, ये लिखा हमारी अमाउंट जो थी 180 टैक्सेबल इनकम, दैट वाज मोर देन द बेसिक रेट बैंड लिमिट, दैट वाज आल्सो मोर देन द हाई रेट बैंड लिमिट। तो अब हम क्या करें, डायरेक्ट डिफरेंस लें या बैंड लिमिट्स के मुताबिक चलें? तो हमने कहा 180 में से शुरू के 37,700 तक 20%, 37,700 और 150 का डिफरेंस होगा, उस पर कितना लगेगा 40%, और जो 150 से ऊपर की अमाउंट होगी उस पर कितना लगना चाहिए 45%। तो मैंने इनको लिमिट्स के अकॉर्डिंगली ब्रेक करके यूज किया। जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी वो अगले वाले एग्जाम्पल को बिल्कुल करेक्टली कैलकुलेट करके वैल्यू बताएंगे। जी कितनी वैल्यू आ रही है सबकी? खामोशी से देख लीजिएगा, यहाँ भी टैक्सेबल इनकम आपको दी हुई है 165,000। दिस टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक रेट बैंड एंड ऑल्सो मोर देन दी हाई रेट बैंड लिमिट। तो इस पे तीनों तरह के रेट्स एप्लीकेबल होंगे। इसमें से शुरू के 37,700 तक इतनी अमाउंट पे लगेगा 20%, जो आएगा हमेशा 7540। फिर सेकंड बैंड लिमिट को इनकॉर्पोरेट किया, इसमें से 37,700 को हटा दो, 112,300 तक लगा दो 40%, और लास्ट अमाउंट अब यहाँ पे आप कितनी कंसिडर करोगे 165,000 में से 150 डील हो गया, 15,000 पे 45%, 67, इन सबको वो किया 59। यहां तक सही है? तो अब आपने इस पैटर्न को भूलना नहीं, राइट? कुछ चीजें जो शुरू से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन वाले भी पूछ चुके, यकीनन आपके माइंड में भी होगा, मुझे जरा क्विकली आंसर कर लेने दे तमाम बातों का। एक जनरल क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है, सर बुक और किट क्या फॉलो करनी है? इस पे भी आता हूं, इस पे भी आता हूं। यार ये एग्जाम्पल सबने कॉपी कर ली, किसी का रहता तो नहीं है? मैंने आपको एक बहुत शुरू में एक चीज दिखा दी थी, ये क्या लिखा हुआ है, फाइनेंस एक्ट 2022। एट टाइम्स ऐसा होता है, एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम अपने दोस्त जो कोई पेपर पढ़ चुके होते हैं उससे बुक्स या किट्स ले लेते हैं, लेकिन टेक्स्ट में ऐसा सीन नहीं करना। अगर आपको बुक या किट मिलती है लेकिन उसके फ्रंट पेज पे ये लिखा होना चाहिए, आपके जो भी बुक या किट जो आप खरीदोगे उसके ऊपर FA 2022 लिखा होगा। FA स्टैंड्स फॉर फाइनेंस एक्ट 2022। अगर ये 21 लिखा है तो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। आपके लिए जो रेलिवेंट बुक या किट होगी वो FA 2022 की होनी चाहिए, ये मेन फ्रंट पेज पे लिखा होता है। दूसरी बात कि सर कौन से मटेरियल ज्यादा फॉलो करना है, BPP या कैप्लन? मेरी प्रेफरेंस होती है हमेशा कैप्लन फॉलो करो। वो बेशक स्टडी टेक्स्ट हो, वो बेशक किट हो, किट तो ऑब्वियसली दोनों होनी चाहिए,
लेकिन अगर फॉलो मेन किसको रखना है, वो आपकी कैप्लन होनी चाहिए। जैसे आपने पूछा कि सर बुक पढ़नी है यार, माशाल्लाह कोई 1100 पेजेस की बुक है टेक्स की, राइट, 1100-1200 पेजेस की, राइट। अगर बुक पढ़ने का शौक है ना, तो दोस्तों आज से पढ़ना शुरू कर देना। 15-20 दिन के बाद या एग्जाम के आखिरी महीने में उठाओगे ना कि सर अब बुक पढ़नी चाहिए, तब नहीं पढ़नी चाहिए। बुक पढ़नी है टेक्स्ट की तो आज से पढ़ो, वरना नहीं पढ़ो। क्योंकि जब आप उसका देखोगे यार ये 1100-1200 पेज की बुक एक हाथ से उठाई भी नहीं जाएगी, तो जब उसको पढ़ने बैठोगे बोलोगे यार ये हम कैसे कवर करें, तो तब खुद को टेंशन देने की बजाय आप बुक को फॉलो करना चाह रहे हो आज से करो, वरना बाद में नहीं करना, राइट। अक्सर बच्चे तो आके एग्जाम से कुछ दिन पहले पूछते हैं कि सर वो बुक पढ़ ले, तब नहीं पढ़नी चाहिए, आज से पढ़ो। आखिरी चीज, क्लासेस कितने दिन, 2 क्लासेस मेरी होंगी वीक में, 2 क्लासेस सर कंबर की होंगी वीकेंड्स पे। हम अपना कोर्स शेयर करके चलते हैं। इसमें हमारे जो एरियाज है पढ़ाने के वो लिंक्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी क्लास में पढ़े हुए के साथ मेरे साथ मसला होगा और मेरे एरियाज में पढ़े हुए उनके साथ मसला होगा, या कोई कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, ऐसा कुछ मसला नहीं है। और इससे अच्छी बात ये होती है कि 2 ट्यूटर्स अवेलेबल होते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, राइट। इसमें कोर्स बाइफर्केशन क्या है, कोर्स डिवीजन क्या है, या हम आपको गाइड कर देंगे, डोंट वरी। जो मैंने आपको आज डे 1 पे आती आपके नोट्स, ये सॉरी आपके रजिस्टर्स बंद करवा दिए थे, इसका एक बेसिक सा रीजन है कि हमारे ये जितने भी नोट्स हैंडआउट्स है ना, ये आपको कॉपियर के पास से मिल जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लेकर आइएगा। इन नोट्स के साथ आपको रजिस्टर लाने की जरूरत नहीं है। इन नोट्स में क्वेश्चंस भी हैं, जगह भी है, वहां पे कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। जिस तरीके से ये स्लाइड सामने मेरे पास चल रही है, यही आपके पास प्रिंट फॉर्म में आपके हाथ में भी होगी, और ये आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले कॉपियर से लेकर आइएगा। इंशाल्लाह मैं कल तक दे दूंगा, ये सारे नोट्स रेडी हो जाएंगे। हमें सिर्फ क्लास पे आने के लिए नोट्स की जरूरत होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। फर्दर मोर लास्ट चीज कि जो भी क्लास पीडीएफ होगी, इन केस अगर आपको कुछ कॉपी करते हुए मिस आउट भी होगा, तो ये पीडीएफ भी हम ग्रुप में, बल्कि इसका एक ड्राइव लिंक शेयर कर दिया जाता है, सारी की सारी फाइल्स उसमें भी होती हैं। टेक केयर, सी यू ऑन थर्सडे, अल्लाह हाफिज। थर्सडे क्लास है बच्चा, ट्यूसडे थर्सडे, फिर सैटरडे संडे। मुशीफ शेख, ट्यूसडे थर्सडे फिर सैटरडे संडे। Time would be communicated accordingly. Sir Fahim is there to respond you for these things. सैयद कनान जी, मैं बिल्कुल फाइल शेयर कर दूंगा ये वाली, डोंट वरी। किस सोल्यूशन की पिक लेनी है, लास्ट वन की है सर, ये लीजिएगा।
चलिए ठीक है इंशाल्लाह, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।